अब हम शुरू कर रहे हैं किसको, रक्त, या अंग्रेजी में कहे तो ब्लड, या इसी के हम लोग रुधिर के नाम से भी पुकारते हैं, या लोग खून भी इसे कहते हैं, कई नाम, लेकिन इसकी जो कार्य है ये भी तो कई होंगे। इसकी पहचान जो है ये कुछ ऐसा है ना। तो रक्त है क्या, व्हाट इज ब्लड, मन में यही जा रहा होगा। तो महान जी लोग कह रहे हैं ब्लड कि हम जो है ना एक तरल संयोजी ऊतक हैं। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। अब ये ऊतक क्या होते हैं, ये ऊतक की कहानी तो हमारी 9th से शुरू हुई थी ना। समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते थे, ऊतक कहते थे। ऊतक में भी कई तरह के ऊतक थे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि रक्त जो है अपने आप में एक तरल संयोजी ऊतक है और जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण, किसका रंग महान जी लोग, रक्त की ना। तो किसके कारण बात हो रही है, हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है। हमारा जो ब्लड होता है, जो खून होता है, ये किस तरह का होता है, तो ये लाल होता है। इसके पीछे कहानी क्या है भाई, ये हीमोग्लोबिन की, इसकी भी अपनी एक पढ़ाई है, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है हीमोग्लोबिन। तो अभी चर्चा हम लोग इस पर नहीं करने वाले हैं, अभी तो हम लोग रक्त की बात कर रहे हैं, है ना। तो आज के बाद अगर हमसे पूछा जाए कि रक्त क्या है, तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। साथ में थोड़ी सी और जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि जब ये टॉपिक शुरू हो ही गई है तो इसको बढ़िया से जान लिया जाए, है कि नहीं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। रक्त जो है इतना एकदम पंचुथरू टाइप का नहीं है, घरेलू भाषा में ये थोड़ा गढ़ा है भाई, ये बात को समझना पड़ेगा हमें। ये जो है हल्का सा गढ़ा होता है, वो भी क्षारीय है। हम लोग पढ़े ना अम्ल क्षार लवण, तो ये क्षार होता है और इस क्षार के होने से इसका pH मान जो होता है वो 7.4 होता है। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि रक्त का pH मान कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि ये 7.4 होता है। साथ में रक्त अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है, तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्लियर ना। अब कह रहा है कि रक्त जो है ये कहाँ रहता है, तो ये हमारे हृदय में और रक्त वाहिनियाँ में ये प्रवाहित होता है। ये जो ब्लड होता है ये हृदय के अंदर भी प्रवाहित होता रहता है। रक्त वाहिनियाँ पढ़ेंगे, ये ब्लड वेसल्स क्या हैं, तो इन्हीं के अंदर ये क्या होता रहता है, फ्लो करता रहता है। और एक सामान्य मनुष्य में देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि लगभग 5 से 6 लीटर क्या होते हैं, ये रक्त होते हैं ना। तो इतना ये कहानी है 5 से 6 लीटर की, किसकी भैया, रक्त की। समझ में आ रही है। तो अब देखिए हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, साधारण भाषा में अगर छोटे बच्चों को समझाना है कि रक्त क्या है, तो रक्त हमारे शरीर का वो लाल रंग का पानी है जो हर तरफ दौड़ता रहता है, ये साधारण भाषा में। और ये हमारे भोजन से जो भी मिलता है ताकतें, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। हवा से जो ऑक्सीजन मिलेगा वो भी शरीर के विभिन्न हिस्सा में पहुंचाएगा और बिना काम के भी पदार्थ को एक अच्छा खासा जगह दे देगा। तो ये एक सिंपल भाषा में हम रक्त को कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया जाए, लीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। और देखिए रक्त के प्रमुख कार्य आखिरकार आपके भी मन में जा रहे होंगे कि सर ये रक्त जो है ये काम क्या करता है हमारे बॉडी में रहकर। बिना काम धाम के तो शरीर में आएगा नहीं। प्राकृतिक ईश्वर जो कुछ भी हम कहते हैं वो खून को डाले होंगे तो कुछ सोच के ही नहीं इसके अंदर आया होगा, या जो साइंस के विधि से बनी होगी। अब साइंस को ही ना हम लोग ज़्यादा यहाँ पर मान रहे हैं, तो साइंस की विधि द्वारा जो भी हुआ होगा तो पूछा जाएगा ना कि भाई रक्त जी आप काम धाम अपना बताइए, आपका क्या काम धाम है। तो ये कह रहा है कि मेरा काम देखना है, तो देखिए ये तो मेरे प्रमुख कार्य हैं जो निम्न है। तो फर्स्ट हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये परिवहन करेगा। हमारा कहानी ही है
परिवहन का, तो ये तो कर ही रहा है परिवहन, है कि नहीं? बिल्कुल। साथ में और भी इसके काम है कि ये पोषक तत्वों को परिवहन कराएगा। हमारे शरीर के अंदर जो खनिज, लवण, विटामिन, वसा, इनके अंदर भी अपना सपोर्ट करेगा। समझ में आ रहा है क्या? हम मानते हैं कि और भी वो जो लसिका था उसकी भी कहानी आएगी, लेकिन अभी रक्त की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये शरीर के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको क्या करता है? परिवहन कराता है। साथ में शरीर के तापमान को भी नियंत्रित, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है गर्मी में गर्मी की तरह महसूस करने लगता है, ठंडा में ठंडा की तरह बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, कभी नहीं सुनते बुखार लग गया, तो ये ब्लड के अंदर ही ऐसा कुछ चेंजिंग होता है कि टेम्परेचर में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सामान्य मनुष्य का जो तापमान है लगभग कहता है ना 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो भैया बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में किसका सहयोग है? तो ये हमारा रक्त भाई जी का सहयोग है। तो इस तरीक़ा से हमने इसका जानकारी किया। और साथ में रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। ब्लड आपके शरीर में ठीक ठाक है तो भाई साहब कोई रोग आइबो करेगा तो उसे लड़ेगा, ये प्रतिरोधक क्षमता देगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। कौन? ब्लड हमारे अंदर। अगर ये थोड़ा सा मान लीजिए इसकी कमी हो जाए तो कौनों रोग आके 2-4 हाथ मार के आराम से चले जाएंगे, हटो तुम्हारे शरीर में आ रहे हैं। अब ब्लड है तो कह के हम भैया अंदर ही हैं, अभी आने से पहले इजाज़त तो लो मेरे को। तो इस तरीक़ा से ये हमारे ब्लड के जो कुछ कार्य दिखे ये ऐसे थे। तो कुल तो देखिए कह रहे कि रक्त की, किसकी जी? रक्त की जो बनावट होती है ना वो 2 प्रकार के घटकों से मिलकर होती है। ये घटक, ये कंपोनेंट, मतलब ये भाग भी कह सकते हैं। यानी रक्त की जो ये बनावट होती है, संरचना होती है, ये कितने घटकों से होती है, कितने भागों से होती है? तो हम नाम रखेंगे कितना जी? 2 प्रकार के। यहाँ तो हमें लग रहा है कि समझ में आ रहा है क्या? रक्त की बनावट जो होती है वो कितने घटकों से होती है? तो 2 प्रकार के। अब कौन कौन? तो देखिए इसका नाम भी यहाँ पर है। एक का नाम है प्लाज्मा, एक का नाम क्या है? प्लाज्मा, और दूसरा का नाम रक्त कणिकाएं। कहीं कहीं ऐसे भी ना लिख देता है, इसी वाले भाग को लिख देता है तरल भाग। कौन भाग? तरल, लिक्विड, समझ रहे हैं ना? तो तरल भाग, और एक का नाम लिख देता है ठोस भाग। तो ये आप लोग ऐसे ना समझिएगा कि ये दूसरे ग्रह का कहानी है, ये हमारे इसी ग्रह का कहानी है। मतलब रक्त जब बनता है तो इसके बनाने में 2 भागों का सहयोग होता है, जिसमें एक का हम नाम रखते हैं क्या? प्लाज्मा, और एक का नाम रखते हैं यहाँ पर रक्त कणिकाएं, और अंग्रेजी में कहें तो ब्लड क्रप्सल्स। तो हमें उम्मीद है कि अभी ये छोटी सी इसकी जो परिचय हुई आप जान गए कि हमने क्या क्या इसमें जानकारी किया। तो रक्त की जो बनावट होती है, जो खून बने होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो हैं, इनको जब देखा जाता है, जांच किया जाता है कि भाई इसमें कितने कंपोनेंट मिले हैं, यानी कितने घटक हैं, तो मुख्य तौर पे 2 निकल के सामने आ जाते हैं, जिसका एक का नाम क्या बनता है? प्लाज्मा, और दूसरा का नाम बन जाता है क्या? रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा को हम लोग कौन भाग कहते हैं? तरल भाग, और रक्त कणिकाएं जो हैं इनको बोलते हैं ठोस भाग। तो हमें उम्मीद है कि आप यहाँ से इस चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। और आप यहाँ पर एक चित्र भी देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त इसमें दिखाई गई है। ये जो हल्का सा पीला कलर का दिख रहा है, येलो कलर का, ये दिखाया गया है प्लाज्मा के बारे में। यहाँ से इसका पार्ट्स है, और ये रेड जो दिख ही रहा है भाई, ये तो लाल ही होता है कहानी। तो ये हमारा क्या है? ये उसमें रेड ब्लड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या ये ब्लड क्रप्सल्स की बात हो रही है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि यहाँ पर एक कुछ अलग भी दिखाया गया है, थोड़ा सा बहुत कम माइनर दिखाया गया है। तो ये है इसका डब्ल्यूबीसी और ये है आरबीसी, इसीलिए थोड़ा मेरा नाम जो पुकार रहे हैं ये ब्लड क्रप्सल्स ना कह के बार बार ये नाम आ जा रहा है, क्योंकि इसी की पढ़ाई जब करेंगे ना तो समझ में आएगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब क्या होते हैं। तो चलिए इनकी बात तो हम आगे करेंगे, लेकिन फर्स्ट अभी हम लोग किस पर बात करने वाले हैं बताइए आप लोग। पहला हम लोग किस पर पढ़ने वाले हैं? प्लाज्मा के बारे में। तो सबसे पहले बताइए
कि रक्त की जो बनावट होती है वो कितने घटकों से होगी, तो 2 घटकों से, जिसमें एक का नाम क्या बनेगा, तरल भाग प्लाज्मा, और एक ठोस भाग क्या होगा, तो ये रक्त कणिकाएं। अब हमें अगर इस चित्र में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वाला ज़्यादा मात्रा दिख रहा है, बिल्कुल क्या, और उसके बाद ये वाला मात्रा दिख रहा है, और ये बीच में थोड़ा सा जो ये दिखाया गया ये तो बहुत माइनर, ये तो बहुत कम है, एक तरह समझिए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग प्लाज्मा को, कि भाई जब तुम सबसे अधिक हो इसमें तो तुम्हारा सहयोग तो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये देखिए कहानी शुरू हो गई हमारे प्लाज्मा जी का, और पूछा जाए कि इनसे ये हैं क्या, रक्त के अंदर जब ये हैं तो भैया इनके बारे में बातचीत तो होगी ना। तो देखिए क्या कह रहा है जी, प्लाज्मा जो है ना एक हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। ये जो प्लाज्मा होता है इसका कलर क्या होता है, तो हल्का सा येलो कलर का, मतलब हल्का पीला टाइप का होता है, साथ में ये थोड़ा तरल चिपचिपा होता है, और ये द्रव की बात हो गई, तो द्रव रूप में रहता है ना। और ये कह रहा कि आयतन के हिसाब से, किसके हिसाब से, आयतन, जिसमें आप पढ़े भी होंगे ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब, तो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% भाग होता है। वाह भाई वाह, पूरा जो हमारा ब्लड है, अगर हमारा खून को मान ले 100%, तो इसमें निकल के आ गया कितना परसेंट, प्लाज्मा ही 55, तो बाकी बचेंगे तो 45%, इसी में जो होंगे दुनिया जहान जो कुछ भी। मेन प्लाज्मा कहा कि देखो भैया तुम्हारे बॉडी में जो खून है ना उसमें तो 55% हम ही हैं, भले लोग तुमको खून के नाम से तुम्हारे बॉडी में जो चल रहा है उसको लोग पुकारते हैं, लेकिन नाम खून का हो रहा है और हम भी उसी के अंदर लुकाए हुए हैं। तो ये मत ध्यान रखना कि खाली ये RBC WBC ही नाम आती है। तो आप इस बात को समझ गए। और ये जो होता है प्लाज्मा, ये खून का तरल हिस्सा होता है, इस बात का भी ख्याल रखना है कि खून के ठोस हिस्सा भी होते हैं और तरल हिस्सा भी होते हैं। तो ये प्लाज्मा हमारे पूरे रक्त के अगर देखा जाए तो आयतन के हिसाब से कितना भाग होगा महान, तो ये हो जाएगा 55% भाग। तो बाकी के कितने बचे होंगे, बिल्कुल, तो बाकी के बचने वाले हमारे 45% हैं। अब उनमें ही हम पढ़ाई करेंगे, जो नाम क्या बनेगा उसका, रक्त कणिकाएं। थोड़ा उस नाम को पुकारने में ना सोचना पड़ रहा है हमको, क्योंकि हम ज़्यादातर ध्यान मेरा RBC WBC प्लेटलेट्स उधर ध्यान चला जा रहा है, इसीलिए थोड़ा हिंदी बोलने में दिक्कत हो रहा है। अगर ब्लड करप्शंस कहा जाए तो काफ़ी अच्छा नाम है उसका। आप देखिए यहाँ पर, ये जब कोरोना काल का समय आया था ना, कोरोना काल का, तो प्लाज्मा काफ़ी फेमस हो गया था। ये प्लाज्मा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दी जा रही थी उनको बचाने के लिए। प्लाज्मा बैंक, बहुत सारा नाम सुने होंगे। जब कोरोना काल आया था तो ऑक्सीजन का मांग और प्लाज्मा का मांग ये बहुत हाई हो गया था। उस टाइम आप ज़रूर न्यूज़ अगर सुने होंगे तो ऑक्सीजन के तो बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे कि बड़ा ऑक्सीजन इस अस्पताल में कम हो गया। तो प्लाज्मा भी, जो व्यक्ति एकदम कोरोना काल में लड़ के आ जाता था, जी लेता था, तो अब उसकी प्लाज्मा दूसरे में चढ़ाई जाती थी। मतलब ये थोड़ा सा ताकतवर काम करता था। ये काहे सर, प्लाज्मा क्यों कोरोना काल में एक व्यक्ति के शरीर में चढ़ाई जा रही थी, तो इसके भी पीछे इसकी क्या है, कहानी है, और हम लोग इसी क्लास में देखेंगे। तो आइए, इस चित्र में तो आप देख ही रहे हैं ना, इस वाले येलो भाग को दिखाया गया है और ये दिखाया गया इसका RBC और बाकी के जो पार्ट्स हैं। तो आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये प्लाज्मा की जो संरचना होगी ये कैसी होगी। एक तो हमने बात किया किसका, खून की बात हो रही थी, रक्त का। रक्त ले पूछा गया तो कहा कि मेरे 2 हिस्से, एक का नाम प्लाज्मा और एक का नाम ये ब्लड करप्शंस, थोड़ा अंग्रेजी बोल देते हैं ना। अब पूछा गया प्लाज्मा जी तुम बताओ तो क्या हालचाल, तो कहा कि मेरा हालचाल तो ठीक है, लेकिन देखो हम भी अपने आप में कुछ हैं, आज मेरी भी संरचना पढ़नी पड़ेगी। रक्त की संरचना पढ़ ही रहे हो ना, मेरा भी पढ़ो। तो देखिए प्लाज्मा जो है, अभी हमने क्या बताया कि पूरे रक्त का कितना परसेंट भाग है, ये 55%। अब जब प्लाज्मा के अंदर पहुंचेंगे, जब इसको पढ़ेंगे, तो दुनिया की कोई भी चीज़ जब पढ़ी जाएगी तो खुद में कब परसेंट मानी जाती है, 100% मानी जाती है। दुनिया की कोई भी वस्तु जब उसकी बात की जाती है तो उसको हम 100% मानकर पढ़ते हैं। क्लियर ना, बिल्कुल ओके।
चलिए देखिए, समझ में आ रहा है अगर भाई बढ़िया से चीज़ है तो थोड़ा आप लोग भी सहयोग देते रहिए, कुछ लाइक वाइक मारते रहिए, कमेंट वमेंट ठोक दीजिए और सब्सक्राइब के तो कहना कि आप लोग तो ऐसे भी हीरो हैं। तो भाई बस ऐसे ही हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो प्लाज्मा के अंदर 90% पानी रहता है। हम प्लाज्मा के अंदर की बात कर रहे हैं ना, 90% पानी रहता है, 7% प्रोटीन रहता है उसके अंदर, और 3% बहुत सारे जो पदार्थ होंगे जैसे एंजाइम होंगे, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ये इसके अंदर में मिले रहते हैं 3% में ही। मेन ज़्यादा फोकस किस पर करना है, इस पर करना है और इस पर करना है। तो प्लाज्मा के अंदर कितना % पानी होगा, बोलिए 90%। साथ में प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कितना होता है भाई, तो होता है 7%, और 3% में बाकी के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये हमारी प्लाज्मा की संरचना है भैया। रक्त की संरचना तो ऊपर से शुरू हुई थी, अब शुरू हो गई यहाँ प्लाज्मा की। अब मेरे माइंड में एक बात जा रहा है ना कि भाई प्लाज्मा का काम धाम क्या है। हम इसके बारे में कभी से गाना गा रहे हैं बिना सुर ताल का, सुन रहे ना आप लोग, बिना सुर ताल का जब गाना गा रहे हैं तो ज़रूर इसका कुछ महत्व होना चाहिए, है कि नहीं। तो आइए अब हम पता करते हैं कि हमारे ये प्लाज्मा जी कैसे काम करेंगे मैम। तो ये कहते हैं कि देखो भाई मेरा तो काम ज़बरदस्त है। कोरोना काल में ऐसे ही लोग हमको नहीं पूछते थे, मतलब प्लाज्मा कह रहा है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके कार्य लिखे गए हैं कि भाई प्लाज्मा जी बताओ तुम्हारा काम धाम। तो कह रहा है कि पोषक तत्व जो होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, पोषक तत्व में नाम क्या आएगा, हाँ बोलिए, प्रोटीन आ जाएंगे, खनिज लवण हो जाएंगे, वसा हो जाएगा, विटामिन्स हो जाएंगे। ये सारे हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन जो होता है ना, ये विकास के लिए, वृद्धि विकास के लिए काम आते हैं। और साथ में हार्मोन, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन भी होते हैं। आप लोग इसके चैप्टर के बाद आएगा, एक चैप्टर होगा नियंत्रण एवं समन्वय, वो थोड़ा आगे है। तो उस चैप्टर में ही हार्मोन पढ़ेंगे, जंतुओं में हार्मोन, पेड़ पौधे में हार्मोन, जो भी होगा। ऐसे तो हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के द्वारा पढ़ेंगे। तो देखिए ये हमारे प्लाज्मा जी से पूछा गया कि काम क्या है, तो ये कहा कि पोषक तत्वों को और हार्मोन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक हम पहुंचाएंगे। लो भैया इनका भी काम पहुंचाना ही रह गया, सब लोग खाली पहुंचाइए रहा है ना। प्लाज्मा से पूछा गया कि आप क्या करते हैं, तो ये कहा कि हम देखिए पोषक तत्वों को, हार्मोन को शरीर के एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा में हम भेजेंगे, बस मेरा ये काम रहा। साथ में और भी काम है, खुश मत हो जाए कि एक ही काम है, और इसका काम है ये कह रहा है कि संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करना है। इसी वजह से हमारे कोरोना काल में देख रहे हैं ना, ये चित्र देख रहे हैं, चारों ओर से एकदम सुरक्षा, ऐसे लग रहा है कि कोई बॉडी है और इसको चारों ओर से घेरा गया है, एंटीबॉडी तैयार किया गया है। तो कोरोना काल में ये क्या करता था, संक्रमण से, रोगों से लड़ने के लिए हमारे अंदर एंटीबॉडी एक ताकत पैदा करता है। और जब रोग लोग आते हैं ना तो पूछता है प्लाज्मा कि क्या हाल, मैं पूछता है कि क्या हाल चाल है भाई, तो ठीक है, तो कहाँ आ रहे हो, तो सोच रहे हैं कि तुम्हारे शरीर को बीमार करे, तो ना ना ना, हम हैं प्लाज्मा, मेरे रहते तुम्हारा हाल, हम अभी ठीक ठाक हैं, जब हम बूढ़ बुजुर्ग होंगे ना तब आना। तो रोग बेचारा कहा ठीक है, तब जा रहे हैं घूमने फिरने, आएंगे कुछ दिन के बाद। तो इसी तरह से संक्रमण से लड़ना होगा तो एंटीबॉडी बना देगा कौन, तो हमारे प्लाज्मा भैया। साथ में ब्लड प्रेशर, जो रक्तचाप होता है, बीपी जो हम लोग कहते हैं ना, बीपी, इनको भी ये कंट्रोल करता है, कहता है कंट्रोल कंट्रोल। भैया प्लाज्मा के ये सपोर्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और खून के थक्का बनाने की प्रक्रिया में भी थोड़ा बहुत ये हेल्प करता है। ऐसे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, वो सब ज़्यादा मदद करेगा। ये ऐसे ही एगो यहाँ पर अपना भूमिका निभा दिया है। तो इस तरीक़ा से हमें देखा कि ये हमारी कहानी जो हुई क्या हुई, इस क्लास की समाप्त हुई। तो आइए इसे परिभाषित करें कि ये रक्त कणिकाएं या ब्लड करप्सल्स क्या होती है। मन में भी तो जा रहा है ना कि क्वेश्चन ही है क्या। तो देखिए ये कह रहा है कि रक्त में प्लाज्मा के बाद शेष बचे भाग, अब तो भाई रक्त जो था, प्लाज्मा की पढ़ाई हो ही गई, तो बाकी लोग से पूछताछ करेंगे ना।
तो पूछा गया कि भाई तुम लोग बताओ, प्लाज्मा की तो कहानी खत्म हो गई, अब तुम लोग अपने बारे में कुछ कहो। तो कहा कि देखो भैया, प्लाज्मा के बाद शेष बचे भाग को रक्त कणिकाएं कहते हैं। अगर हम संक्षेप में इसे परिभाषित करना चाहें तो कुछ ऐसे कह सकते हैं कि प्लाज्मा के बाद जो बच रहे हैं शेष भाग, वही हमारा क्या है, रक्त कणिकाएं हैं। साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का अब ये कितना बचेगा भाई, ये तो 45 बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारा 55% तो प्लाज्मा ही हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो रेड ब्लड करप्सल्स, यानी सॉरी, इसमें तो आरबीसी को पढ़ना ही है, ये नाम थोड़ा सा हमको बोलने में कन्फ्यूजन भी हो जा रहा है कई बार ना। तो देखिए, ये रक्त कणिकाएं जो हैं ये हमारे पूरे आयतन के हिसाब से कितना परसेंट हैं, 45%। तो अब आप देखना चाहेंगे एक चित्र के द्वारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग का कोई रक्त दिखता है, मान लीजिए कोई हाथी थोड़ा सा कट गया किसी कारणवश, तो यहाँ पर एक इमेज दर्शाई गई है कि इस तरह से अगर हम देखते हैं खाली, तो हमें लगता है कि ये खून दिख रहा है, ऐसे कुछ लाल रंग दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ उसमें ऐसा नज़ारा दिखता है। आप देखिए यहाँ पर, इसमें विभिन्न प्रकार के आप चीज़ों को देख सकते हैं, क्या क्या दिख रहा है। तो इसी में हम लोग की वो कहानी थी, जो प्लाज्मा था, ये ठोस भाग, और ठोस भाग भी आगे क्या होंगे, बंटने वाले हैं। इसी क्लास में हम लोग बांटेंगे भी। जैसे देखिए, ये जो हल्का सा येलो कलर का दिख रहा है, तो ये तो प्लाज्मा हो गया। बाकी ये गोल गोल दिख रहा है, कुछ उजला सा ये भी गोल दिख रहा है, कुछ ये थोड़ा मोड़ा इधर उधर इसकी आकृति दिख रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारा क्या है, ये सब लोग मिलाकर ही रक्त बने थे। लेकिन रक्त की जब पढ़ाई शुरू हुई तो अलग अलग क्या होने लगा, बंटने लगा। तो आज ये हमारा जो ब्लड करप्सल्स है, यानी रक्त कणिकाएं हैं, ये भी बंटेगी। तो ये कणिकाएं कितने तरह से होती हैं, आइए इसको भी जान लिया जाए। तो यहाँ से समझ में आ गया ना कि तरल भाग हमारा जो था वो कितना परसेंट था, 55%, और ठोस भाग कितना था, तो ये भाई साहब 45%। अब इसको हम लोग जब डीपली अध्ययन करते हैं, यानी कि ये कणिकाओं को जब पढ़ी जाती है तो ये भी बढ़ जाता है। ये कितने भागों में बढ़ता है, देखिए लिखा भी है कि रक्त कणिकाएं जो मुख्यतः होती हैं वो 3 प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती हैं। यानी कि रक्त जो कणिकाएं हैं, जो ठोस भाग है, वो भी 3 तरह के बट गया। यानी कहिए कि अगर खून जो है पिताजी है, तो इनके 2 गो पुत्र हुए, एक का नाम प्लाज्मा हो गया और एक का नाम क्या हो गया, ठोस भाग, यानी रक्त कणिकाएं। अभी रक्त कणिकाएं का भी भाई शादी विवाह हुआ, तो इनके भी 3 गो बाल बच्चे। ये तीनों बाल बच्चे कौन कौन हैं, तो आप देख सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं, जो कि इनको लाल से दिखाया भी गया है। थोड़ा सा अगर अच्छा से दिख नहीं रहा है तो भी आप समझ सकते हैं ना। दूसरा है क्या, श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो इसको, इस वाले को एक बार पुकारते हैं रेड ब्लड करप्सल्स, और इसको अगर अंग्रेजी में बोलते हैं तो वाइट ब्लड करप्सल्स। ये वाइट ब्लड करप्सल्स अंग्रेजी नाम है, और साथ में इसका हिंदी नाम यहाँ पर दिख रहा है श्वेत रक्त कणिकाएं। और अंतिम जो भाग है जिसका नाम होगा यहाँ पर क्या, प्लेटलेट्स। थोड़ा सा ये अंग्रेजी ही नाम है, इसको हम लोग रक्त पट्टिकाणु या रक्त बिंबाणु, कई वो इसके नाम से पुकारते हैं, लेकिन अच्छा नाम इसका अंग्रेजी में है तो आप इसे प्लेटलेट्स ही कहेंगे। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये खून के अंदर दिखता कैसे है। अगर हम इनको देखना चाहेंगे, भाई माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, साधारण खुली आंख से तो दिखेगा नहीं। तो देखिए, जब खून के अंदर ये देखी गई, इस रक्त कणिकाओं के अंदर देखी गई, तो कुछ ऐसा आकृति निकल करके सामने आया। और आप देख सकते हैं इनमें 3 चीज़ों को दर्शाई गई है। ये जो दिख रहा है ये टिकिया टाइप का, जो कभी कभी हम लोग मिठाई नहीं खाते हैं तो एक टिकिया टाइप का मिठाई नहीं होता है, कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये देख लीजिए, ये कुछ गोला सा दिख रहा है, उजला भाग, ये हल्का सा एकदम, इसका आकार थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि ये किस आकार का है। तो ये तीनों जो है कहीं ना कहीं इन्हीं के ये नाम रखे गए हैं, जिसमें से इसका नाम क्या हम लोग बोलेंगे, तो ये हमारा शॉर्टकट में आरबीसी है, और ये हमारे शॉर्टकट में क्या है, डब्ल्यूबीसी है,
और ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये हमारा प्लेटलेट्स है या कहें तो पट्टिकाणु है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई कि ये जो रक्त कणिकाएं हुई ये भी कितने तरह के हैं, 3 तरह के, जिसमें एक का नाम क्या है, लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा का नाम क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं, और फाइनली अंतिम क्या है, तो ये है प्लेटलेट्स। थोड़ा नाम बोलते समय ध्यान से, ना तो गलती भी बोला जाएगा। प्लेटलेट्स, ऐसे लग रहा है कि कोई प्लेट जो है आ रहा है खाने वाला, वो लेट से आ रहा है, तो आदमी कहते हैं प्लेटलेट्स हो गया भाई, ऐसे लग रहा है। तो चलिए अब हम बारी बारी से इनको पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में मुख्य तौर पर जो पढ़ाई है, क्योंकि आप लोग भी थंबनेल देखे होंगे तो आप लोग को भी लगा होगा कि पढ़ाई तो आरबीसी का ही होने वाला है, तो वाकई चलिए शुरू करते हैं। किसको, आरबीसी को। अब इसके बारे में थोड़ा पता किया जाए कि भाई आरबीसी आप हैं क्या, बड़ा फेमस नाम है आपका, बड़ा चर्चा है, आपके ही नाम से तो थंबनेल बने हुए हैं, तो भाई आप तो हीरो हो गए ना, है कि नहीं। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है। तो लाल रक्त कणिकाएं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इनको, रेड ब्लड क्रप्सल्स, या कहीं कहीं सेल भी लिखता है, रेड ब्लड सेल। तो भाई साहब लिखने वाले बताने वाले अलग अलग भी, हम लोग जितना समझ में आ रहे हैं उतना हम जान रहे हैं, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि रक्त कणिकाएं का वह भाग, क्योंकि भाई ये तो रक्त कणिकाएं का ही तो भाग है ना, ये तो बात क्लियर है बिल्कुल। तो कह रहा है कि रक्त कणिकाएं का वह भाग जो फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर, ये अब असली आया परिवहन में इसका कहानी। फेफड़े से किसको लेगा, ऑक्सीजन को, अब उसको ले करके शरीर के क्या करेगा, विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा ना। तो यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है कि पूरे शरीर तक ये पहुंचाएगा, और बाद में उधर से टांग के ले आएगा बिना काम वाले पदार्थ को, जो कचरा कहलाएंगे अपने आप में, तो उनको लेगा किनको, कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा पूरे शरीर से, और फिर फेफड़ा के पास पहुंचा देगा। मतलब इसका कार्य भी इसी में हो गया। अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए आरबीसी का काम क्या है, तो परिभाषा में ही इसका कार्य डाल दिए कि ये भाई साहब हमारे जो फेफड़ा है वहाँ से ये ऑक्सीजन यानी सांस को लेगा, सांस उसी को ना कहते हैं, सांस को लेके पूरे बॉडी तक फैलाएगा। पहले जहाँ भी हमारे बॉडी के अंग हैं ये सबको कहा कि लो भाई लेके आ गए। ये डिलीवरी बॉय एक तरह से है। ये डिलीवरी बॉय क्या करता है, फेफड़ा से सामान अपना उठाएगा, जो इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन, और ये सारे शरीर के हिस्सा में पहुँचाएगा, और उधर से बिना काम के चीज़ को लेते आएगा, बटोर ले आएगा, है कि नहीं, और ला के फेफड़ा के पास में रखेगा। अब उसके बाद अब फेफड़ा का जो काम है वो जाने कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गई। तो ये जो कार्य कर रहा है वही भाग अपने आप में क्या है, लाल रक्त कणिकाएं, ये नाम बना यहाँ पर, यानी उसे कहते हैं। एक छोटा सा परिभाषा बना लिए। तो इस तरीका से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे हम लोग परिभाषित कर रहे हैं, यानी इसके बारे में बता रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जो आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं जो अपनी बात कर रही है इसे आप लोग समझ गए होंगे, है कि नहीं। चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि होता कैसा है खून के अंदर। जब इसको जूम करके माइक्रोस्कोप से देखी जाएगी तो ये कैसा दिखता है, कुछ इस तरीका का। ये कुछ ऐसे लग रहा है कोई खाने वाला पदार्थ की तरह दिख रहा है, मन एकदम मस्त हो जा रहा है ना। लेकिन भैया ये तो खून के अंदर का हिस्सा है। देखने में कितना मस्त एकदम सुंदर सुंदर लग रहा है कि कोई पाव रोटी है, ऐसे नहीं लग रहा है आप लोगों को, है कि नहीं। ये टिकिया टाइप के ये कुछ ऐसा है, और कण है तो भाई कण की तरह दिख ही रहा है, एक एगो पार्ट्स इसके दिख रहे हैं। बहुत शानदार इसकी रचना दिख रही है, इसकी रचनाएं बहुत शानदार है। साथ में ये भी कही जाती है, अगर ज़्यादा विस्तार से इसको पढ़ते हैं तो भाई इसकी पढ़ाई अपने आप में कोई छोटा वोटा है नहीं, ये थोड़ा और डेवलप कर जाएगा। लेकिन हम लोग बेसिक लेवल पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। हमको भी उतना ही जानकारी रहेगा तो हम फिर आगे क्यों बात करेंगे। देखिए कह रहे कि इन कणिकाओं को ना संक्षेप में आरबीसी कहते हैं, जो कि आप लोग जान ही गए हैं। तो आगे हम लोग ज़्यादातर आरबीसी के नाम से ही पुकारते हैं। क्वेश्चन भी एग्जाम में दिए जाते हैं या पढ़ाई लिखाई में भी ज़्यादातर ही फेमस क्या है, आरबीसी के नाम से फेमस है। तो इसीलिए आप लोग भी इसे ज़्यादातर आरबीसी का नाम रखेंगे। साथ में अब इसके बारे में थोड़ा नोट जान लेते हैं, कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं।
क्योंकि एग्जाम के लिए पॉइंट्स टू रिमेंबर यानी कुछ मुख्य बिंदु जो होंगे काफ़ी वीवीआई साबित होंगे। तो आइए आज के इस क्लास में जो आरबीसी की मुख्य कहानी है, मतलब यूँ कहें इनका पॉइंट्स है, उसको ही जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये क्या है, आरबीसी का जो जीवन काल है ये 120 दिन का लगभग होता है। अब यहाँ से मन में हमारा प्रश्न उठता है कि ये जीवन काल, क्या ये भी जीता है और मर भी जाता है? शरीर तो मरता ही तो हम जानते हैं, लेकिन ये शरीर के अंदर वाला जो है सिस्टम, ये जन्म लेके मर जाएगा क्या? तो भाई साहब, हमारा जो बॉडी है इसके अंदर कभी हम लोग बचपन में सुनते थे कि नया खून बनेगा, कभी कभी दांत टूट जाता था, खून हम लोग का बहता था, या कभी छोटा मोटा हाथ कट जाएगा तो हम लोग उसको ना खून को नहीं बहने देते थे कि इसको पीते थे बचपन में। अब तो हुआ होगा किसी के साथ, मेरे साथ तो हुआ है। तो हम क्या करते थे कि मेरा खून चल जाएगा, हाथना मेरा खून बह गया, अब खून बनने में कितना टाइम लगेगा, नया खून बनने में, मैंने तमाम ऐसी बातें जो थी हम लोग बचपन में सोचा करते थे, ऐसा आसपास के लोग से भी सुने हुए थे। लेकिन अब जब बड़े हुए, पढ़ने लगे, तो समझ में आया कि भाई जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर खून है उसमें आरबीसी का जीवन काल भी है 120 दिन का। यूँ कहें तो अगर आप देखेंगे इसका मंथली हिसाब से तो आप आंकड़ा निकाल लेंगे कि कितना महीना ये रह रहा है। साथ में आरबीसी का जो जन्म होता है, वो बनता है जो, वो हड्डियों में, कुछ हड्डी हैं जिनमें आप अस्थि मज्जा यानी अंग्रेजी में बोन मैरो, बोन तो समझते हैं ना हड्डी, तो ये कुछ नाजुक ऐसी हड्डियां होंगी। अब इनका उतना गहराई से हम तो बात करेंगे नहीं, तो बस ये मोटा मोटी समझ लीजिए कि हड्डियों में जो है ये क्या होंगे, जन्म लेंगे। और साथ में ये जब 120 दिन तक इधर उधर काम करते करते अब बेचारा थक जाएगा, अब कहे कि अब हम भैया उतना यंग नहीं रहे, अब हम बूढ़ बुजुर्ग हो गए हैं, अब हम मरेंगे। और मरने का मतलब ही थोड़ा कि वहाँ से गायब हुए हो जाएगा, मरने का मतलब नया बदलाव हो जाएगा। इसके अंदर के जो हीमोग्लोबिन्स होंगे, जो आयरन होंगे, अब वो चेंजिंग के रूप में नया रूप लेगा। तो वो कहाँ होगा? तो भैया आरबीसी जो है ना, इसकी मृत्यु, ये जो प्लीहा, यकृत, लीवर, अब थोड़ा ये सब की भी पढ़ाई है अपनी, बस ये थोड़ा सा हमें संकेत के रूप में जानना है कि आरबीसी जो है ना अपना जब भी काम धाम कर लेगा, थक जाएगा, तो अब मरेगा। मरने का मतलब अपना अब कहानी नए रूप में आ जाएगा। तो ये कहाँ होगा? तो ये होगा यकृत में, प्लीहा में। तो इसके वजह से यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि ये प्लीहा और यकृत को ही आरबीसी का हम कब्रिस्तान भी कहते हैं, मतलब वो कब्र है, वहाँ पर जाके ये खत्म होंगे और फिर वहाँ से एक नया रूप लेंगे और फिर अपनी वही कहानी शुरू कर देंगे 120 दिनों तक। तो ये रहा इनकी ज़िंदगी, ये रहा इनका जीवन काल। और बहुत ही मस्त सीख दे रहे हैं कि भाई जब तक जिंदा रहो, किसी के लिए, चाहे अपने लिए, घर परिवार समाज के लिए अपना जीवन को खपा दो। एकदम देख रहे ना, पूरे हमारे बॉडी में घूम घूम के बेचारा ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, बिना काम के पदार्थ को क्या कर रहा है, फेफड़े तक ला रहा है, यहाँ तक कि अपना जीवन भी खत्म कर दे रहा है। तो कितना ये अच्छा विचार वाला है ना। चलिए बहुत बहुत इसके धन्यवाद कह सकते हैं। और साथ में और भी कुछ देख लिया जाए, ये क्या है पॉइंट्स में थोड़ा देखिए। इसका आकार आकृति के बारे में बात हुई है कि आरबीसी एक उभयावतल कोशिकाएं हैं। उभयावतल जिसका आप देख रहे हैं ना, ऐसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं इस तरीका से, पढ़े हैं ना? ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका दोनों हिस्सा जो है ये धंसा हुआ है। तो कुछ वैसे ही जो हम लोग ऊपर देखे थे चित्र में, वो कैसा था? वो धंसा हुआ ही था। किनारे के अपेक्षा आप देखेंगे तो बीच में वो पतला था। आप देखिए ना एक बार इस चित्र को पुनः, ताकि आपके माइंड में रिवीजन हो। देखिए, अगर आप इसमें से किसी कण को ले लीजिए, इसी को लीजिए ना, तो आप देखिए ऊपर से ये क्या है, अंदर से धंसा हुआ। तो ठीक इसके पीछे से भी देखेंगे तो वो भी वैसे ही है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है किनारे पर मोटा और बीच में क्या रहेगा? पतला रहेगा। कौन? आरबीसी। यानी एक अवतल लेंस की तरह कह सकते हैं ये काम करेगा। लेकिन लेंस तो है नहीं, ये पारदर्शी नहीं है, रचना उसकी वैसी है। ये मत समझ कि लेंस है, तो आगे चल के हमको पता ना क्या क्या आप लोग कहने लगेंगे। सर जी अगर दो चार को बात कहीं गलती कर दिए तो गजब बेइज्जती सर जी के होगी।
हम ये नहीं समझ पाते कि हम भी तो एक इंसान ही है ना, हमको भी सीखना होता है तो सिखाना होता है। ऐसे थोड़ा है कि हम कहें कि पूरा हमको ब्रह्मांड का ज्ञान है, हमको सब कुछ आता है, नहीं भैया। हमारे अंदर एक स्टूडेंट की भावना है, हम अपने आप को एक स्टूडेंट मानते हैं, और ये योग्यता मेरे अंदर जब तक रहेगी ना तो कहीं ना कहीं हम सीखते ही रहेंगे। और कहीं भी जाती है ना कि नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग, यानी सीखना कभी बंद मत करना ज़िंदगी में, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी होती है ना, हर मोड़ पर हर रास्ते में कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। इसीलिए हम सोचते हैं भाई कि मेरे अंदर सीखने की जुनून है तो आपको हम सिखा भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये देखिए, मानव शरीर में आरबीसी की अगर कमी हो जाए, क्योंकि इसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, और हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी क्या होता है, लाल होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये क्या होता है भाई, देखिए आरबीसी की अगर कमी हो जाए तो हमारे बॉडी के अंदर एक रोग उत्पन्न होते हैं, एनीमिया। एक रोग उत्पन्न होते हैं क्या, एनीमिया। तो ये रोग जो हमारे बॉडी में होता है, ये किसके कमी से होता है, तो ये आरबीसी के कमी से होता है। और हम लोग जानते भी हैं कि खून में जो लाल भाग होता है, ये इसी के चलते पूरा खून लाल है। हम लोग कहते हैं खून, तो खून कहने का मतलब रंग लाल है, तो केवल आरबीसी का रंग लाल है, इसके चलते सारा के सारा खून अपने आप में लाल से क्या है, फेमस हो गया है। तो हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन एक वर्णक प्रोटीन होता है, इसमें भी भाई क्वेश्चन बनते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है अपने आप में एक क्या है, रंग वाला प्रोटीन है, उसके अंदर आयरन पाए जाते हैं। आयरन कभी कभी ऐसे भी लिखता है ना, देखिए क्या लिखता है, कभी कभी लिखता है कि आयरन की कमी से हमारे शरीर में कौन सी रोग होती है, तो आयरन की कमी से भी वही बात है, क्योंकि आयरन यानी Fe, ये कहाँ रहता है, आरबीसी के जो हीमोग्लोबिन है उसी में रहता है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, अब तो एग्जामिनर के ऊपर है। हमने यहाँ से चीज़ों को समझाया। WBC यानी कि इसे अगर हम पूरा नाम पुकारे तो क्या कह सकते हैं, वाइट ब्लड करप्सल्स, और कहीं कहीं यहाँ पर सेल्स भी लिखे जाते हैं ताकि बोलने में भी आसानी रहेगी। तो आप इसे श्वेत रक्त कणिकाएँ या श्वेत रक्त कोशिकाएँ भी कह सकते हैं, और काफ़ी ये अच्छा नाम है। तो चलिए हम लोग इसे शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, WBC, और इसके फुल फॉर्म क्या बन गए, तो ये हो गया वाइट ब्लड करप्सल्स। अब ये है क्या है, सबसे पहले इसका हम एक परिचय जान लेते हैं कि भाई ये WBC क्या है। तो देखिए, रक्त कणिका का वह भाग, क्योंकि भाई ये तो रक्त कणिका के ही भाग हैं। रक्त कणिका कितने भाग थे, 3 भाग थे, जिसमें पहला का नाम क्या था, आरबीसी, दूसरा का नाम क्या है, ये WBC, और इसके आखिरी क्या होंगे, प्लेटलेट्स होंगे ना। तो ये कह रहा है कि भाई रक्त कणिका के ही तो हम भाग हैं, और ये शरीर को क्या करता है, बैक्टीरिया, वायरस और भी सूक्ष्मजीव होंगे जिनसे ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कितना महत्वपूर्ण इसका भाई कार्य है कि ये हमारे बॉडी को किनसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है जी, तो ये सूक्ष्मजीव, जैसे कि नाम आ गया क्या, इसमें बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गए, इनसे हमारे बॉडी को रक्षा करता है। तो काफ़ी इसका अच्छा योगदान हो गया। भाई कोई हमारे बॉडी को रक्षा करे तो उसको तो मतलब कि धन्यवाद तो बोलना जरूरी है ना। तो ये कह रहा है कि हमारा जो कार्य है, इसमें परिभाषा के साथ साथ हम लोग इसके कार्य को भी दर्शा दिए। और एक जानकारी ये भी है कि इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है ना, जैसे आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया गया तो उसके वजह से आरबीसी का रंग क्या हो गया था, लाल हो गया। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि मेरे अंदर जो है, ये मेरे अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। तो भाई जब नहीं रहेगा हीमोग्लोबिन तो उस कंडीशन में इसका कलर कैसा होगा, तो वहीं श्वेत या सफ़ेद या वाइट कहिए। तो ये जो भी कहानी हो रही है, इसे ही हम लोग संक्षेप में अगर एक नाम दें तो नाम क्या बन गया, ये हो गया श्वेत रक्त कणिकाएँ, या इसे ही हम कहते हैं WBC। तो आप समझ गए होंगे कि ये WBC क्या है। तो हमारे रक्त कणिका का है वो भाग होता है जो हमें सूक्ष्म जीवों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आप ब्लड के अंदर देखेंगे तो कुछ ऐसा इमेज एक दिखाई गई है, जो इसमें कुछ उजला भी दिख रहा है और कुछ अधिक मात्रा में भाई ये रेड वाला दिख रहा है।
अगर देखा जाए तो ज़्यादा मात्रा यहाँ पर किसकी है, तो रेड वाली है, और थोड़ा थोड़ा मात्रा दिख रहा है जो ये उजला वाला है। तो इस चित्र से भी अगर हम समझें कि हमारे रक्त के अंदर ये जो कण होते हैं आरबीसी या ये जो डब्ल्यूबीसी अभी जिन पर बात कर रहे हैं, तो इनमें संख्या किसकी अधिक होगी, तो जाहिर सी बात है कि ये रेड वाला, और रेड वाला का नाम क्या है जी, ये है आरबीसी। तो हमेशा कहता है कि भाई हम ही तो हैं, मेरे ही होने से तो पूरा खून की कहानी बनती है। हम लोग भी बचपन में चाहे नहीं जानकारी था तो कभी भी हाथ में थोड़ा इंजरी हो जाती, कट हो जाती थी, तो बस खून हमें लाल रंग का दिख रहा था। लेकिन जब इसकी गहराई से हम पढ़ाई करने लगे तो पता चला कि भाई इसमें तो बहुत सारे मिले हुए हैं। धीरे धीरे इनका नाम सामने आने लगा, प्लाज्मा भी आ गया उसी में, फिर बाद में ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब भी आ गए। हाँ, तो पहले क्या कहते थे कि ये तो खून है, लाल रंग के है। तो देखिए, और ये हमारे भैया क्या है, डब्ल्यूबीसी, इनकी संख्या जो होती है वो क्या होगी, कम होगी। आगे हम लोग नोट में इसे पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक हमें इस चित्र से भी समझ में आ गई कि ये हमारा आकार कैसे होते हैं, इनके गोलाकार में रहते हैं। हाँ, और यहाँ पर इसका जो मेन पर्पस है, ये कार्य, इसका मुख्य कार्य, अगर मुख्य इसके कार्य पूछे जाएं कि बताइए डब्ल्यूबीसी का एक मेन कार्य क्या है, तो यहाँ पर इसको समझ लिया जाए कि ये हमारे शरीर को जो है ना, ये शरीर की बॉडी की एक तरह से सेना है, सुरक्षा सेना या पुलिस उलिस समझ ले। जैसे कि पुलिस का कार्य क्या होता है कि हमें बाहरी जो अनावश्यक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे कुछ चोर डाकू हैं, तो उनसे हमारी सुरक्षा प्रदान कराना, ये पुलिस का कार्य है। तो वैसे ही आप ये समझ लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी एक पुलिस की तरह है। ये क्या करता है, ये बाहर के जो छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं, ये वायरस होते हैं, कहने के तो छोटे मोटे हैं लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े हैं, तो ये लोग से क्या करते हैं, हमें बचाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर सेना भी है या पुलिस भी है, जो आप इसको एक अच्छा एग्जाम्पल देख लें। तो ये सूक्ष्म जीवों से लड़ करके हमें स्वस्थ रखता है। तो बहुत बहुत अच्छा है कि भाई डब्ल्यूबीसी हमारे खून में है। अगर इसकी कमी होने लगेगी तो हमारा हेल्थ जो है ना वो बिगड़ने लगेगा, क्योंकि बाहरी रोग भी आएंगे और हमें काफ़ी परेशान करेंगे। सूक्ष्म जीव भी आएगा, टेंशन दे देगा। और डब्ल्यूबीसी है तो भाई थोड़ा कहता है कि जो भी सूक्ष्म जीव लोग हो आराम से रहो, क्योंकि हम अंदर हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। कभी कभी लोग अपना जांच भी कराते हैं डब्ल्यूबीसी, है ना। तो कुछ पॉइंट्स जो डब्ल्यूबीसी से संबंधित है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आ सकता है। तो देखिए, करें कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पे थोड़ा सा डाउट भी होते हैं लोगों को, क्योंकि कोई कहता है कि इतना से इतना दिन, इतना से इतना दिन। तो भाई हमारा जहाँ तक विचार है कि डब्ल्यूबीसी के अंदर भी कई प्रकार होते हैं। अगर इसको भी गहरा से जब कोई पढ़ेगा तो उसके अंदर भी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और भी इसमें कई लगभग 4 से 5 प्रकार होते हैं। तो उधर हम डीपली में नहीं जाएंगे। उनके भी अलग अलग टाइमिंग होते हैं। तो अब हम एक औसत टाइमिंग क्या बताएं। कुछ घंटों तक भी होते हैं, 4 से 6 घंटों तक जीते हैं, कुछ ज़्यादा दिन तक रहते हैं, कुछ महीनों तक रह जाते हैं, कोई वर्षों तक भी रह जाता है। तो भाई हम कैसे कहें कि इसको कितना जीवन काल है। तो एक औसत जीवन काल इसमें समझने के लिए यहाँ पर टाइम दे दी गई है कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी है ये 13 से 20 दिनों तक जिंदा रहता है, और बाद में ये तो रक्त के ही अंदर मर जाता है। इसको मरने के लिए कहीं और नहीं जाना होता है। जैसे आरबीसी जा रहा था ना, आरबीसी जाता था कहाँ, वो आप लोग को याद भी होगा कि ये भाई साहब कब्रिस्तान भी उसको हम लोग बोलते थे। पिछला क्लास जो किए होंगे उनको तो ये जानकारी होगी। तो ये देखिए, डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो तो आप समझ ही रहे ना कि आरबीसी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। तो कभी कभी कोई रेशियो बनाना चाहता है, क्योंकि ये कण है तो एक रेशियो ले लिया जाता है कि अगर आरबीसी की संख्या, रेशियो तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है अंतर, कि अगर आरबीसी की संख्या 600 है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या केवल 1 होता है। 600 पे 1 अनुपात, 600 और 1 के बीच ये अनुपात दिखा रहा है कि आरबीसी अगर 600 आएंगे ना तो ये 1 आएगा। तो भाई ये तो रेशियो बहुत अजीब तरह का मैचिंग कर रहा है नहीं। तो यहाँ से हमको ये जानकारी मिल गई कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इनके जीवन काल 13 से 20 दिन होते हैं लगभग,
और साथ में ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या का कंपैरिजन की जाए तो आरबीसी कहीं अधिक होता है किससे, डब्ल्यूबीसी से। अगर अनुपात बताया जाए कि भाई आरबीसी की कितनी जनसंख्या रहेगी और डब्ल्यूबीसी कितनी रहेगी, तो ये कुछ रेशियो ऐसे 600:1 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग आज के इस टॉपिक पर अपना विचार कर लिए, यानी जानकारी हो गया। तो अब हमारा आखिरी टॉपिक आने वाला है और ये भी क्लास भी जो है ये रक्त पर आखिरी क्लास है, पहले भी हम बोल चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थी ये रक्त की क्लास कर रहे हैं वो सारे लेक्चर अगर बढ़िया से देखते हैं तो हमें उम्मीद है कि उनको रक्त के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो ज़रूर हो जाएगी। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने अंतिम टॉपिक पर, आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी के बाद प्लेटलेट्स। ये तीनों मिलकर ही बने थे क्या, ब्लड करपसल्स। तो ये देखिए ये क्या है, इसके नाम अंग्रेजी में लिखे गए हैं, इसके हिंदी नाम भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए कह क्या रहा है कि ये भी तो रक्त कणिका के भाग ही है ना, ये तो भी भाग ही है, इसमें हम कैसे कह सकते कि ये कहीं नया जन्म लिया था। रक्त कणिका के ही भाग हुए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बार बार नाम को रिपीट करने से होता क्या है कि मेरे जो माइंड होता है ना, इसके अंदर वो चला जाए ना तो बहुत दिनों तक याद रहता है। नहीं तो क्या जरूरत है एक ही बात को बार बार बोलना। टीचर इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति होता है ना कि वो किसी बात को एक बार नहीं कह पाएगा, जब भी पढ़ाना होता तो उसे कई बार बोलना होता है ताकि सामने वाले उसको क्या करे, समझ पाए। तो ये ऐसा हम लोगों की कहानी बनी है। कह कि यह रक्त कणिका, ये क्या बोल रहे हैं जी, ये रक्त कणिका का वह भाग है जो रक्त को थका बनाने में, उसको क्लॉटिंग करने में, या कभी कभी चोट लग जाए ना, चोट लग जाए तो भाई खून तो बहेंगे ही, तो उसको रोकने में ये काफ़ी मदद करता है। कभी बचपन में, या ये तो भाई चोट लगने की बात है, कभी भी हो सकती है। जैसे आप एक इमेज ये देख रहे हैं आप कि एक व्यक्ति का पैर में ये चोट लग गया है, यहाँ ये ब्लड जो है निकल रहे हैं। तो ये कुछ समय के बाद होंगे क्या कि ये अपना वहाँ पर से निकलना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। अगर ज़्यादा गहरा चोट लग जाएगा तो भाई इसके लिए तो डॉक्टर के पास, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी अगर नहीं बंद हो रहा है तो, सामान्य चोट अगर लग जाए तो उस कंडीशन में होता क्या है कि लगभग 2 से 5 मिनट का टाइमिंग लगता है। 2 से 5 मिनट का समय लगेगा और धीरे धीरे वहाँ पर ये प्लेटलेट्स जाके छेक लेता है। जब से ही आरबीसी ये सब सारे खून बाहर निकलते हैं, जाने लगते हैं, तो इसको मोह लगने लगता है। ये कहने लगता है कि देखो भाई तुम लोग जा रहे हो छोड़कर हमको, मत जाओ, रुक जाओ, तुम लोग चले जाओगे तो फिर क्या हाल होगा मेरा। तो इसीलिए जाता है आराम से और उन लोगों को पूरा तरह से एकदम छेंक लेता है। अब इसको छेंकने में टाइम तो लगेंगे ही, साथ में इसके साथ विटामिन भी जो होते हैं ना, एक विटामिन के होता है, वो भी कभी कभी मदद करता है। पुकार लेता है, प्लेटलेट्स बुला लेता है कि देखो विटामिन भाई तुम भी आ जाओगे तो जो है हमारा मदद होगा। तो ये प्लेटलेट्स क्या होता है, तो ये रक्त कणिका का एक ऐसा भाग है जो रक्त को थका बनाने में, या जब चोट लग जाए तो खून बहने के समय ये क्या करता है, रोकथाम करने में मदद करता है। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जिनमें भाई जल्दी खून का, रक्त का थका बनता ही नहीं है। एक रोग था जो हीमोफीलिया करके था, हीमोफीलिया। ये अनुवांशिक रोग होते हैं जो कि ये अगर किसी में हो जाए तो भाई वो बड़ा मुश्किल से उसका रक्त बच पाएगा। तो ऐसे जल्दी किसी को होते नहीं है, अपवाद में बहुत से संसार में कुछ लोग मिल जाए तो क्या पता। तो हमें उम्मीद है कि ये प्लेटलेट्स के कहानी जान गए होंगे। ये ना रहेगा अगर तो बताइए क्या हाल होगा हम लोगों का। अगर छोटा सा भी कट लग जाए तो सारा खून एकदम कहे कि अब हम जा रहे हैं छोड़ के तुम्हारा शरीर। ये हमारे शरीर के 5 से 6 लीटर खून ये कहेंगे कि अब निकलते हैं। तो बेचारा प्लेटलेट्स ही है जो आ करके मनाता है, उन लोगों को समझाता है कि मत जाओ, चले जाओगे तो कैसे जिंदा रहेगा शरीर। तो इसीलिए इसका काफ़ी अच्छा योगदान रहा और इसके कई नाम भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्लेटलेट्स को ही रक्त पट्टिकाणु भी कहते हैं, बिम्बाणु भी कहते हैं, या थ्रोम्बोसाइटस भी कहते हैं। तो और भी नाम होंगे, जो भी है जितना मेरे को जानकारी था यहाँ इसके बारे में बता दिए। तो आइए शुरू करते हैं उसके बारे में, जो कि ये आज के ज़माने में तो इतना फेमस हो चुका है कि ये गली गली मोहल्ले लोग, शहर
हर जगह पे इसका नाम चर्चा में है ना। लेकिन बायो में इसका नाम कुछ अलग क्यों है, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मानव हृदय, और उस टॉपिक पर भी बात करेंगे जिसको लोग कहते हैं कि ये टूट जाता है। तो देखिए, सबसे पहले उस बात पर बात करें जिसके बारे में अभी हम कहने जा रहे हैं। तो इसका सबसे आसान झूठ इसकी क्या है कि ये टूट जाता है, जबकि अपने आप में जब इसकी बायो की रचना देखी जाती है तो ये तो पता चलता है कि भाई एक पेशीय अंग है, एक मांस का बना अंग है, और मांस जल्दी टूटता नहीं है। हाँ, मांस में ब्लास्ट हो सकती है, लेकिन टूटने का काम तो हड्डियों में हो सकता है, टूटने का काम तो कुछ कांच में हो सकता है। शीशे जैसे अरमा लेकर राहों से ना गुजरना, शीशा तो टूट जाता है, ये बात तो सही लग रही है। लेकिन यहाँ पर दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानो, तो भाई यहाँ दिल टूटना थोड़ा अजीब लग रहा है। ये जो बायो कह रहा है कि भाई हम तो इस हिसाब से तोड़ने का इजाज़त नहीं देते, तो आखिर ये कनेक्शन कहाँ से शुरू हो रही है? ये दोनों गाना अपने आप में कैसे ये कर दे रहे हैं? एक बोल रहा है कि शीशा टूट जाता है, तो ये तो हमारे हिसाब से सही लग रही है, साइंस भी कह रहा है कि हाँ ये तो सही है, लेकिन उसमें फिर एक आ रहा है कि उसने तोड़ दिया, तो वो भी दिल को तोड़ दे रहा है, यानी हृदय को तोड़ दे रहा है। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? अब देखिए, पेशीय अंग है और ये रहता है इतना ज़बरदस्त जगह पर, ये ऐसे जगहों में रहता है कि वहाँ तक पहुँचना कोई चाह के भी तोड़ पाए मुश्किल है भैया। ये मुश्किल क्या, नामुमकिन है। अगर उसे तोड़ दिया तो मतलब ये शरीर की कहानी भी क्या हो गई, ख़त्म हो जाएगी। तो फिर कैसे शरीर जिंदा रहेगा और दिल उसका टूटा हुआ रहेगा? ये तो बड़ा अजीब है। कहानी इस दिमाग से है, कहानी हमारे क्या है, इस दिमाग से है, और हम लोग दोष देते हैं कुछ इसको, है ना। तो चलिए इस पर ज़्यादा विचार ना करते हुए थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। तो वो झूठ थी जो बहुत आसान थी। मानव हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये ध्यान रखना है कि जो मानव हृदय है ये हमारे रक्त परिसंचरण, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे शरीर के अंदर, उसका एक महत्वपूर्ण भाग है, तथा इसके साथ ही हमारे ये जो शरीर है ना, इसका भी एक मुख्य अंग है। आपने तो सुना होगा कि हमारे शरीर में ऐसे बहुत से अंग होते हैं जिनको चेंज भी किया जा सकता है, यानी वो खराब भी हो सकते हैं तो बदला जा सकता है। लेकिन हृदय उनमें से एक ऐसा अंग है कि ये जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होता। ये अगर चेंज किया तो आदमी भी चेंज, लेकिन सॉन्ग तो इतने इस पे गाए गए हैं कि भाई इसको भी कहीं दूसरे को दे दिया गया हो। कहानी हमारे दिमाग से शुरू है, लेकिन बात इसी पे पहुंच जाती है। ये लगाव, ये स्नेह, ये प्रेम, ये कहानी हमारे कहाँ से शुरू हो रही है? कहीं ना कहीं दिमाग से ही कहानी शुरू हो रही है, लेकिन पहुंच जाता है मामला यहाँ तक, क्योंकि ये सारे शरीर का रक्त को क्या करता है, ये पकड़ने वाला है, उनको शुद्धिकरण करके फिर क्या करेगा, शरीर में भेजवाएगा। शुद्धिकरण खुद तो नहीं करेगा, दे देगा अलग अलग अंगों को कि भाई तुम लोग शुद्ध करो, लेकिन हिसाब किताब ये रखता है कि किनके पास कितना खून को पहुंचाना है, ये थोड़ा सा इसका काम है। लेकिन फिर भी लोग बोल देते हैं, सॉन्ग में तो कह दी जाती है कि मेरा दिल चुरा लिया उसने, तो जब चुरा ही लेगा, निकाल ही लेगा उसमें से, तो रक्त परिसंचरण नहीं होंगे और व्यक्ति मारा जाएगा, है ना। लेकिन वो भावनाओं की कहानी है और ये बायोलॉजी की है, इसीलिए दोनों बातें मैच नहीं कर रही है। वो भी अपने जगह पर सही हैं, क्योंकि जो बनाई गई है हमारे स्नेह की दुनिया, उसमें वो फिट बैठ रहा है, लेकिन बायो की दुनिया में वो सारी बात मिथक लगते हैं, झूठ लगते हैं, है ना। तो चलिए दोनों बातों को अपने अपने जगह पर सही रखने दिया जाए। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है कि जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का काम करता है। पंप मतलब पंपिंग सिस्टम। खेत में जैसे नहीं होता है, सिंचाई करते हैं लोग तो पंप, ये पाइप बिछा देते हैं, या हवा भरते हैं ना साइकिल में तो पंप मारते हैं। तो कुछ ऐसा ही ये कह रहा है कि पूरे शरीर में हम क्या करते हैं, पंप करते हैं। किसको भैया? तो रक्त को ले जाएंगे हम, पंप करेंगे। साथ में यहाँ पर ये एक पेशीय अंग, वहीं पेशीय मांस मस्कुलर, ये अपने आप में एक पेशीय अंग है, इसमें हड्डी की बात नहीं हो रही है। तो ये रहा हमारे मानव रक्त की जानकारी जो बायोलॉजी के हिसाब से है,
और हमारे आसपास की ये आधुनिक दुनिया, डिजिटल की दुनिया, इसकी परिभाषा तो बहुत अजीब अजीब बनाई। इसके परिभाषा पर तो कवियों ने बहुत कुछ कविताएं लिखे हैं, सिंगरों ने बहुत सारे सॉन्ग लिखे हैं और समाज में बहुत सारे बातें हुई है। तो ये बायोलॉजी की बातें उससे कहीं अलग है। तो हम दोनों बातों को, ऐसा नहीं है कि किसी एक का पक्ष लेंगे भाई, दोनों बातें अपने आप में कुछ तो दम है ना। बायो की भी बातें भी दम है और हमारे डिजिटल या समाज की दुनिया की भी दम है। ये देखिए कुछ चित्र में ऐसा दिख रहा है, ये कुछ यहाँ रहता है, मतलब देखने के हिसाब से ऐसे कहा जाए कि ये जो हमारा छाती है ये इसी के अंदर में रह रहा है। हृदय रूपी गुफा, छोटा से भी छोटा पढ़े ना हम लोग, तो ये गुफा है अपने आप में, इसके अंदर हमारे ईश्वर का भी निवास होता है। हमारी भावनाएं, हमारी जो नहीं कहते हैं कि लगाव, लोगों से जुड़ाव होना, इसी से कहानी शुरू होती है। बट ज़्यादा मामला तो हमारे मस्तिष्क का है। ये तो अपने आप में बेचारा एक नाजुक व्यक्ति है, ये बदनाम हो जाता है ना। अब देखिए ये चित्र आप देख रहे हैं और कुछ इसकी रचना ऐसी है, और हमारे जो लोग बनाते हैं रचनाएं कुछ इसकी ऐसे बनाते हैं ना, और इसमें तीर भी बना देते हैं क्योंकि दर्शाई जाती है कि ये कुछ खतरनाक होता है। तो ध्यान रखिएगा, हम इसकी रचना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। ये बचपन में हम लोग खूब ऐसे बनाते थे, बाद में पता चला कि इसकी रचना तो कुछ अलग है। एग्ज़ाम में जब बनाने को आते हैं तो कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं और हम लोग इसमें ऐसे बनाते थे और इसमें अपने खास व्यक्ति का नाम लिखते थे। तो आसपास देखने से समझ में आया कि भाई देखना ये तीर भी है, समझ में आ रहा है ना। तो ये कुछ संकेत कर रहा है कि ये खतरा भी है अपने आप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके पास ताकत है तीर का खतरा झेलने का, तो आप झेल सकते हैं। तो देखिए अगला कुछ जानकारी इसी में है कि हृदय लगातार काम करता है। ये भाई साहब रेस्ट नहीं लेता, इसका काम जो है कंटिन्यूअस होता है, और जिससे हमारे शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंच सके। मतलब ये लगातार काम करे जिससे हमारे कोशिकाओं को खाना दाना मिलता रहे भाई, नहीं तो फिर शरीर लगेगा अपना दुखी होने, रोने लगेगा और मरने लगेगा। तो उसको बचाने के लिए बेचारा लगातार काम करता है। इस बात के लिए हम हृदय का एहसानमंद नहीं होंगे, इसका आभार प्रकट करेंगे कि भाई हृदय, प्राकृतिक शक्तियाँ, जो भी भगवान कह रहे हैं कि धन्यवाद हो कि आपने हम लोगों को हृदय दिया। नहीं दिए होते तो पता चला कि ये शरीर की कहानी खत्म हो जाती है ना। तो अब देखिए करे कि बिना काम के भी तो हमारे शरीर में पदार्थ बनते हैं, उनको भी ये क्या करता है, अपना एक जगह देता है, उनको एक जगह पर पहुंचाता है। तो ये इसकी एक अपनी कार्य हुई। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो परिभाषा समझ में आ ही गया है और साथ में इसके कार्य भी देख लिए। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब बढ़ते हैं कुछ ऐसी रोचक जानकारियाँ जो हृदय के लिए काफ़ी मस्त हैं और हमारे लिए भी मस्त हैं। तो आइए ये देखिए, इसकी ऐसी रचनाएं हैं जो देखने से तो हमारे बनावटी हृदय से ये काफ़ी हटके हैं। तो ये बायो के हृदय हैं, ध्यान रखिएगा, ये बायो का हृदय है। और वो जो बनाए थे हम लोग ऐसे वाला, ये क्या है, ये दुनिया का हृदय है। दुनिया मतलब आप समझ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे दुनिया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इधर हृदय से संबंधित कुछ रोचक जानकारी, कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, जो काफ़ी फैक्ट्स के लिए आप लोग भी मस्ती में रहते हैं कि कुछ ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिल जाए कि काश किसी से हम पूछें कि भाई बताओ तनी क्या है हृदय। तो ये बात है कि अगर आप थोड़ा बहुत शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो तनी मनी तो आप बातों को पकड़ ही लेंगे कि सामने वाला जो बात कह रहा है हृदय पर, ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। पहले अगर कहे कि तुम्हारा हृदय टूट गया है, तो भाई कहना कि नहीं, मेरा हृदय जो है मांस का बना है, ये टूट नहीं सकता, ये ब्लास्ट कर सकता है। और ब्लास्ट करने का मतलब शरीर भी खत्म हो जाएगा, है ना। दूसरा कि मेरा हृदय किसी ने ले लिया, तो भी गलत कहना कि देखो भाई हृदय ले नहीं लिया है, तुम्हारे मन नहीं लग रहे हैं, तुम्हारे ख्वाब जो है तुम्हारे पास नहीं रह रहे हैं, हृदय तुम्हारे ही पास है। अगर कोई ले लेगा तो तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। तो कुछ बात ऐसे हैं जिसे आप पकड़ पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या कह रहा है कि मानव हृदय जो होता है ना, इसका आकार लगभग एक बंद मुट्ठी के समान होता है। हम लोग ऐसे बंद मुट्ठी जो बनाते हैं, तो कुछ
इसके टाइप का हृदय का एक आकार होता है, ये ना कि इतना ही छोटा होता है, एक आकार की बात कह रहा है। थोड़ा सा लेवल होगा, थोड़ा एक लेवल बनेगा इसका। तो ये ध्यान रखना है कि छोटा बच्चा की तरह मत मुट्ठी बांधिएगा, थोड़ा बढ़िया से कैसे मुट्ठी बांधे और तब समझ में आ कि अच्छा इसके जैसा हृदय होता है। हम लोग का हृदय कुछ अजीब बनाए थे, है ना। आगे कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति, ये सामान्य व्यक्ति का जो हृदय होता है 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। सामान्य अवस्था रहेगा ना, तो इस अवस्था में लगभग क्या होता है भाई, ये 72 बार धड़कता है। अगर ये कोई बच्चा रहता ना तो थोड़ा ज़्यादा धड़कता, थोड़ा मतलब 120 130 ऐसे करके, तो 72 बार धड़क रहा है 1 मिनट में ना, वो बहुत ज़्यादा धड़कता। तो इस तरह से हमारा हृदय पूरे अगर देखा जाए एक दिन में तो लगभग लाखों बार धड़कता होगा, और पूरे जीवन में तो भाई ये लंबा लेता होगा ना, अरबों धड़कते होंगे। लगभग कहते हैं लोग 3 अरब के आसपास, तो पता नहीं राशि क्या सही है, हमको बस इतनी जानकारी रखनी होगी कि ये 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। साथ में लोग बोलते हैं कि महिलाओं का हृदय जो होता है ना पुरुषों की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। ये बात तो भाई बड़ी अजीब निकली, महिलाओं का हृदय जो होता है वो पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है। तब अब हमें समझ में आया ना कि जितना हम लोग सॉन्ग सुनते हैं उसमें अधिकतर पुरुष ही गाए होते हैं हृदय पर, अधिक तौर पे देखा जाए तो समझ में आया कि अच्छा भाई पुरुष का हृदय बड़ा है इसीलिए वो अधिक बड़ा गा रहे हैं, है ना। और भाई यहाँ पर तो रचना ही ऐसी की गई है, इसमें हम लोगों का कोई योगदान तो नहीं है। तो अधिक गाना गाने में आए हमारे पुरुष भैया, अधिक ज़्यादा चिंतित भी वही होते हैं। अगर सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो ज़्यादातर उन्हीं को लोग टेंशन होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, हमने ये किया वो किया। भाई साहब ये बात यहाँ कह रहा है कि जो महिलाओं का हृदय होता है वो पुरुषों की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। काश थोड़ा और बड़ा होता तो और पता ना क्या होती इस दुनिया में, बड़ा अजीब रचनाएं हो जाती। तो प्राकृतिक ने सोच समझ के बनाया होगा, है ना। और पुरुषों का जो हृदय होता है ये लगभग इतने ग्राम का, यानी 280 से 340 ग्राम के बीच, ये एक औसत रेशियो है। तो पुरुष का हृदय भी जो दिखा रहा है ये वजन में थोड़ा ज़्यादा है, जबकि महिलाओं का अगर हृदय देखा जाए तो ये थोड़ा कम दिख रहा है, वजन में भी कम, भाई तुलना में भी छोटा है और वजन में भी छोटा है। तो ये रहा एक जानकारी जो कि यहाँ पर हृदय से संबंधित, और ये 2 व्यक्तियों के बीच, एक पुरुष और स्त्री के बीच क्या किया गया, तुलना की गई है। तो तुलना में आपको ये देखने को मिला। हाँ, छोटा जिनका है हृदय वो थोड़ा धड़केगा ज़्यादा। अगर पुरुष के अपेक्षा देखा जाए महिलाओं का हृदय काफ़ी तेज धड़कता है। किसी बात पर डर जाना, अधिक तौर पे नहीं होते हैं कि डरते हैं अधिक तौर पे, तो वो धड़कने बढ़ जाती है। तो ये समझिएगा कि छोटा है मतलब इसकी धड़कने थोड़ा क्या है, तेज हो जाती है। तो ये ऐसा एक रचना है, इसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते। और हृदय यहाँ पर देखिए एक बात और भी है, काफ़ी अच्छा जानकारी है कि जो हृदय होता है अपने जीवन काल में, मतलब जब से एक व्यक्ति, एक शिशु जन्म लिया और जीते जीते बड़ा बुढ़ापा मर गया, जब से उसकी सांसें चलनी शुरू हुई तब से उसका हृदय भी क्या होने लगा, अपना काम करने लगा। मतलब यही है कि हमारा हृदय अपने पूरे जीवन में आराम नहीं करता। जिस दिन हृदय आराम कर लिया उस दिन व्यक्ति ही आराम कर लेगा, व्यक्ति की ही कहानी आराम में चली जाएगी, सुख के दुनिया में चली जाएगी। ऐसा लोगों का मानना है कि सबसे ज़्यादा सुख जो होती है, जिनके जीवन में दुख नहीं होता, वो वहाँ होती है, जैसे लोग बोलते हैं कि शमशान घाट पे चले जाओ, वहाँ देखो तो व्यक्ति को काफ़ी सुख है क्योंकि उसके पास अब दुख नहीं है। ये बातें ऐसे लोगों के लिए कही गई है जो खूब दुखी होते हैं, खूब परेशान होते हैं। तो कोई उनको कहता है कि तुमको ज़्यादा दुख है, चलो हम सुख दिखाते हैं कहाँ है, तो ले जाता है उनको ऐसे जगहों पर और कहता देखो यहाँ कोई दुख नहीं है। मतलब व्यक्ति आराम के दुनिया में है, यानी जिसका हृदय कर लिया एक भी बार आराम, तो वो व्यक्ति भी अब क्या करेंगे, आराम के दुनिया में चले जाएंगे। तो जब तक हृदय काम करेगा तब तक व्यक्ति भी काम करेंगे, और अगर हृदय आराम किया तो व्यक्ति भी आराम करेंगे। ये है इसका एक थ्योरी जो हम लोग बायो में पढ़ रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ तक तो कहानी समाप्त हो गई।
तो मानव हृदय की संरचना ये होती कैसी है, चलिए समझा जाए इसको कि आखिरकार भाई ये रहता कैसे है, जिसके बारे में हम लोग बहुत कुछ सुने, बहुत कुछ इसके बारे में गाना गाए है ना। देखिए कर कि मानव हृदय एक मांसल रचना है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या ये हड्डी का बना है, तो नहीं, ये किसका बना होता है, ये एक मांसल रचना है, मतलब मांस का। इसीलिए लिखा गया था कि हृदय एक पेशीय अंग है, तो यहाँ पर भाई कह दिया है कि मांसल है। और कह रहा कि जो वक्ष गुहा में बाईं तरफ फेफड़ों के बीच स्थित होता है। वक्ष हम समझते हैं ना, यानी ये जो छाती है इसको वक्ष गुहा, इसके ऊपर वाले को ये जो है मुख गुहा। तो ये कह रहा है कि बाईं तरफ समझ लीजिए, मतलब इधर, ये तो मेरे दाहिना हाथ है जिसे हम लिख रहे हैं, तो इस साइड में, इस साइड के तरफ कह रहा है कि छाती के बीच में स्थित होता है, यानी अंदर के तरफ। ये एक गुफा में रहता है, समझ रहे हैं ना। ये हमारे छाती के अंदर जाएगा, फेफड़ा है, फिर उसके अंदर पहुंचेगा, तो वहां पर मिलेगा ये मानव हृदय। और कह रहा कि इसमें कुल 4 वेश्म, ध्यान रखिए एग्जाम में पूछता है ना कि मानव हृदय में कुल कितने वेश्म होते हैं। वेश्म क्या है सर, ये खंड, एक तरह से समझिए ये चैम्बर। चैम्बर का मतलब ये आप समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन सोच रहे होंगे, ये नहीं कहते हैं सेक्शन ए में है, सेक्शन बी है, यानी अलग अलग जगह बांटे गए हैं। इसके क्या बांटे गए हैं, जगह हैं। वो विभाग का अलग काम है, वो विभाग का अलग काम है। तो मानव हृदय में कुल कितने भाई विभाग बटे हुए हैं, 4 विभाग है ना। और इनके नाम भी हैं जो कि लिखा भी गया है कि जिनमें 2 को हम नाम देंगे अलिंद, 2 का नाम क्या देंगे, अलिंद, और 2 के नाम क्या देंगे, निलय। ध्यान रखिएगा मानव हृदय में टोटली कितने वेश्म होते हैं, तो 4। 2 के नाम क्या है, आलिंद, और 2 के नाम क्या है, निलय। अब इसमें बटेंगे, ये दाएं बाएं करके ये बटेंगे, हम चित्र में भी समझ लेंगे। तो कह रहे कि इनके नाम, मतलब ये नाम से जाने जाते हैं, और ये वेश्म भीतर से अलग अलग खंडों में बटे होते हैं। बात ये तो सही कह रहे हैं। मानव हृदय की जो संरचना हो रही है उसमें ज़्यादातर महत्वपूर्ण भाग क्या दिखा रहा है, इसका बटा हुआ वेश्म के बारे में बता रहा है। और साथ में ये भी कह रहा है कि ये अपने आप में कैसी रचना है, तो एक मांसल रचना है। ये रहता का है, तो वक्ष गुहा माने छाती में, और इसके अंदर रहता है। तो आप ये तो समझ ही गए। अब कोई कहेगा कपार में हृदय होते हैं क्या, तो नहीं भैया। क्या ये पेट में होते हैं, तो नहीं। कहानी शुरू होती है कहाँ से, हमारे दिमाग से, क्योंकि यही तो सोचता है ना। और ये बेचारा बहुत नाजुक है, बहुत ही ये कोमल व्यक्ति है, ये तुरंत किसी बात पे धड़क जाता है। तो कहते नहीं है कि दिल की धड़कन को भला कैसे कोई कैद करे, ये तो आज़ाद है जब चाहे जहाँ आहे भरे। मतलब इसके धड़कनों को कोई कैद नहीं कर सकता। भले आदमी किसी को मजबूरी में कुछ भी करा सके, किसी को दबाव में कुछ भी करवा सके भाई, लेकिन उसके अंदर का जो धड़कन है, जो हृदय है, किसी चीज़ को चाहत रखता है, तो भाई उसके लिए भले आप उसको बंदी बना लें, उसको मारें, जो कुछ भी करें, बट उसके धड़कनों को थोड़े आप रोक लेंगे। जिसके प्रति वो धड़क रहा है, जिस चीज़ के प्रति, वो तो भाई आज़ाद है, जब चाहे वहाँ आहे भरे, है ना। तो ये एक सॉन्ग का छोटा सा बात था जो हम गा के नहीं उसको समझा दिए। तो देखिए यहाँ तक तो हमें समझ में आ रही है कि हृदय की संरचना कुछ ऐसे होती है। और ये देखिए चित्र में जो 2 तरह के चित्र हैं, एक ग्राफ वाले हैं जो एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं, कभी कभी 5 नंबर के चित्र ही दे देता है और लिखता है कि मानव हृदय की नामांकित संरचना करें, या मानव हृदय की संरचना और साथ में उल्लेख भी करें। तो भाई अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वैसे ही ना हम बनाएंगे। अगर चित्र वाला आ गया तो आप क्या करिए, चित्र को पहले बनाइए कुछ ऐसे, और 2-4 को बात इसके बारे में लिख डालिए। अब कैसे क्वेश्चन दिया है ये उस पर डिपेंड करता है, तो इसीलिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है। देखिए ये है कुछ रियली वाला, जो इसका आकृति यहाँ पर दिख रही है ना, इसमें अलग अलग तरह के आपको पाइप देखने को मिल रहे हैं। इन पाइपों की पढ़ाई हम करेंगे, रेड और ये नीला वाला, इन्हीं के बारे में तो आगे पढ़ेंगे ना।
रक्तवाहिनियाँ, धमनी, महाशिरा, कुल बहुत सारा नाम है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब आते हैं इसके असली ये फिगर। इसमें हमने क्या बताया कि मानव हृदय में कुल 4 वेश्म होते हैं। देखिए 4 वेश्म में नाम रख दीजिए इसको ब्लैक कलर से। जैसे मान लीजिए ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 तरह के हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये 4 तरह के, यहाँ से हल्का सा ये क्या है, ऐसे कुछ बटा हुआ है और बीच में भी कुछ ऐसे क्या हुआ है, बटा हुआ है। देखिए ना आप, ऐसे आप देख सकते हैं ये 4 खंडों में ऐसे बटा हुआ है। इसमें नाम दिया गया इधर वाले पार्ट जो हैं, तो इधर वाले पार्ट को क्या नाम दिया गया भाई? पहले देखिए इनके नाम को समझना है तो पहले ये मेन हिस्सा यहाँ से लेकर इसके ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले हिस्सा का नाम क्या है? आलिंद। ऊपर वाले हिस्सा का नाम क्या है? आलिंद। और नीचे वाले हिस्सा का नाम क्या है? नीलय। लेकिन ऊपर वाले को आलिंद कह दिए, नीचे को नीलय, तो भाई अब बंटवारा होगा ना, दाएं बाएं भी होगा, क्योंकि अब ऐसे भी तो हैं, ऐसे भी तो हैं। अगर हम यहाँ खड़ा हो जाएं तो एक इधर वाले पक्ष, एक इधर वाले पक्ष होंगे, तो ये वाले पक्ष में देखिए क्या कर रहा है, दायां आलिंद, तो इसी का नाम भी बनेगा यहाँ पर दायां नीलय, क्योंकि इधर दायां वाला भाग है भाई। हाई दायां हो गया, हाई क्या हो गया, बायां हो गया, है ना। तो दो को नाम पड़ गए, बिल्कुल। दायां में नीलय भी हो गए, दायां में आलिंद भी हो गए। बायां में जाएंगे तो उसमें भी एक हिस्सा पड़ गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बायां आलिंद और उसके बाद लिखा है बायां नीलय। आप देख सकते हैं 2 और 4 के जोड़ी एक साथ है और 1 और 3 की जोड़ी एक साथ हो रही है। क्लियर ना? बिल्कुल। थोड़ा नाम में कन्फ्यूजन होता है कि बायां आलिंद, बायां नीलय, दायां आलिंद, दायां नीलय, थोड़ा ये अजीब लग रहा है बोलने में, तो क्या करिएगा भाई, नाम है। एक नाम के तो हजारों इंसान मिलेंगे, लेकिन इसकी कर्म, इसकी पहचान है। तो इस तरह से हमने देखा कि मानव हृदय की संरचना कुछ ऐसी होती है। मतलब कैसी होती है? तो एक मांसल रचना होता है, साथ में ये वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य में बीच में क्या होता है, स्थित होता है। और ये हल्का किधर होता है? बाईं तरफ, हल्का सा इधर साइड में होता है, बीच सेंटर में ना होकर हल्का सा इधर होता है। ये ऐसी इसकी रचना है। तो अब चलते हैं जानने कि ये कार्य कैसे करता है, आखिर इसका वर्किंग सिस्टम क्या है। हमारे शरीर में ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कहा भी जाता है कि ये बदला नहीं जा सकता, इसको बदलने का मतलब कहानी खत्म हो जाएगा इस पूरे बॉडी का। तो ये कैसे कार्य करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लॉन्ग भी है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, तो लॉन्ग तो होंगे ही, है ना। चलिए इसको कैसे भी करके थोड़ा समझा जाए। मानव हृदय की क्रिया विधि, वर्किंग ऑफ हार्ट, ये समझने के लिए लिखा गया है। तो आइए इसके कार्य को बढ़िया से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब देखिए हमने जो यहाँ पर कार्यों की बात की है, ये थोड़ा अपने भाषा में है। आप जब इसको पढ़ लेंगे और एग्जाम में आ जाएगा तो आप अपने दिमाग से ही सोच के लिखिएगा, रट्टा मत मारिएगा, क्योंकि ये जो है ना कहीं अपना विचार लिखना होता है। और एग्जामिनर भी कहता क्या है, जो पेपर आता है तो उस पर लिखा रहता है ना कि परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर अपने ही शब्दों में। तो हम कब अपने शब्दों में कह सकते हैं किसी बात को? हम कब कह सकते हैं बताइए? जब हम उसको अच्छे तौर पे समझ जाएं, हमें गहराई से वो क्या हो जाए, समझ में आ जाए, तभी ना हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है पहले से समझें एकदम कि ये काम करता कैसे है भाई। अगर किसी के काम को हम जान जाएं तो कहने के तुम तो ऐसा हूँ कर सकते हो भाई, आसान काम है। लेकिन देखिए ये थोड़ा अजीब है। कह कि हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। सबसे अच्छा उत्तर जो है ऑब्जेक्टिव के लिए ये है, हृदय एक पंप की तरह काम करता है। पंप मतलब साइकिल में हवा जो भरते हैं, कुछ वैसे तो नहीं ना। कह रहा है कि इसकी पेशियां, क्योंकि ये बना हुआ ही है मांस का, तो सिकुड़ करके रक्त को बाहर भेजती हैं। इनकी जो पेशियां हैं, जो मांस से रचना बनी है, ये सिकुड़ करके रक्त को बाहर भेजेंगी और फिर संकुचित होकर, मतलब क्या होकर, थोड़ा सिकुड़ना मतलब ऐसे, संकुचित मतलब फैलना, समझ में आ रहा है ना। सिकुड़ना ऐसे और फिर ऐसे फैलना, तो ये ऐसे ही काम करता है मतलब। तो क्या कह रहा है कि संकुचित होकर रक्त को
अपने अंदर खींचता है। समझ में आ रही है क्या? ये अपने आप में दो तरह से काम करता है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। अब हाथ के द्वारा हम इशारा कर रहे हैं। अभी ना कि ये हरन सर पो मलाई बर्फ वाला बजा रहे हैं क्या, पो बजाता है जो, तो कुछ वैसे ही है। अब हम करें क्या, यहाँ पर हृदय के ये जो संकुचन हो रहे हैं इसको नाम दिया गया सिस्टोल और फैलने को कहा गया डायस्टोल। समझ में आ रही है क्या? हृदय के जो संकुचन हुआ एक का नाम दिया गया सिस्टोल और एक का नाम दिया गया डायस्टोल। कही जाती है कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलता है ना तो यहीं हृदय का धड़कन बनता है। सुनते हैं ना कि एक हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार, तो ये धड़कता है कैसे? एक हृदय की धड़कन को परिभाषित करें तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलेंगे तो वहीं एक हृदय का नाम बनाएंगे, माने एक हृदय का परिभाषा बनाएंगे तो एक हृदय का धड़कन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जानकारी रखना है कि हृदय के संकुचन को, संकुंचन लिखा है ना, संकुंचन को सिस्टोल कहेंगे और फैलता है जब वो डायस्टोल कहेंगे। ये नाम थोड़ा सा जानकारी रखना है। अब कह रहा है कि हृदय करता क्या है, फुफ्फुस शिरा। ये फुफ्फुस शिरा क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे रक्त वाहिनियाँ में, उसी में ये आएगा नाम, ठीक है। फुफ्फुस शिरा के मदद से ऑक्सीजन युक्त रक्त, ध्यान रखिएगा, हृदय किसके मदद से, तो फुफ्फुस शिरा के मदद से। यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा, हृदय फुफ्फुस शिरा के मदद से कैसा रक्त, ऑक्सीजन युक्त। और बता दें कि जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला है उसी को शुद्ध रक्त कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर शुद्ध रक्त कौन हुआ, तो जिस रक्त में ऑक्सीजन मिल गया है, सांस के दौरान जो ऑक्सीजन हमारे रक्त में गया उसे शुद्ध कर दिया। अगर जिसमें CO2 अन्य पदार्थ मिल गए तो वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा ना। तो ये क्या कह रहा है कि फुफ्फुस शिरा की मदद से ऑक्सीजन युक्त रक्त, या यहाँ पर लिखा भी है शुद्ध रक्त को फेफड़े से लेती हैं, क्योंकि भाई फेफड़ा तो जानबे करते हैं वो करता क्या है, शुद्धिकरण करने वाला है। फेफड़ा के पास ये सब प्रोसेस होते हैं। फिर हृदय मांगेगा अपना, और मांग करके पूरे शरीर में महाधमनी के सहयोग से, भाई मोटे मोटे इसमें नसें हैं, पाइप है, ये कुल हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चल के। तो पूरे शरीर में किसके मदद से, महाधमनी के सहयोग से शरीर के विभिन्न हिस्सा में क्या करती है, ये पहुंचा देती है। ये अभी पहला इसका काम हुआ। काम भी करे तो 2 तरीका से कर रही है। पहले तो इसको चाहिए शुद्ध रक्त, मानव हृदय को पहले क्या चाहिए, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मिलेगा कहाँ, फेफड़ा के पास मिलेगा। फेफड़ा के पास ही ये सब प्यूरिफिकेशन होगा। वहाँ पर शुद्ध रक्त बना कैसे, तो भाई उसमें ऑक्सीजन आया, सांस लेते हैं, फेफड़े के द्वारा मनुष्य सांस लेते हैं, वहाँ जाता है तो उसके सांस में भाई बहुत सारे हवा होते हैं ना, हवा में गैसें मिले होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें से ऑक्सीजन को लेकर के उस रक्त में मिलाई जाती है और तब जाके वो शुद्ध रक्त बनता है। तब हृदय कहता है कि फेफड़ा भाई जो तुम शुद्ध कर दिए हो, लाओ भेज दो मेरे पास। अभी ले आने के लिए भाई पाइप लगे हुए हैं, नलियां हैं, मोटे मोटे, पतली पतली, कई तरह के हैं। ऐसे तो 3 तरह के हैं जो हम लोग पढ़ेंगे ना आगे चल के, शिराएं, धमनी, केशिकाएं, ये कुल पढ़ेंगे। तो ये क्या कह रहा है जी कि ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दी। अब तो क्लियर हो गया, पहुंचा तो दिया, लेकिन उनसे लईबो तो करेगा। ले गया शुद्ध, शरीर के सभी कोशिकाओं को खिलाएगा कि लो भैया ये खाना खाओ, तुम्हारा ये शुद्ध रक्त है, ले लो, खा लो। अब होने से ले आएगा, कह रहा है क्या, और शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन विहीन, मतलब उधर से जिस खून को टांग के लाएगा ना, जिस ब्लड को, अब उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेंगे। तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो क्या बन गया, वो हो गया शुद्ध रक्त। अब उसमें सर क्या मिला रहेगा, उसमें बहुत सारे अनावश्यक, बहुत सारे पोषक ऐसे खाद्य पदार्थ होंगे जो बिना काम धाम के होंगे, अपशिष्ट कह सकते हैं उन्हें, है ना। तो देखिए अब ऑक्सीजन विहीन यानी अशुद्ध रक्त को महाशिरा द्वारा, ध्यान रखिएगा, वो लाने के लिए ऐसा ना कि कोई आदमी बैठाए गए हैं शरीर में कि भाई तुम भाई सामान को पहुंचाओ, यही सब है, शिरा, धमनी, ये लोग हैं जो लेन देन करवा रही हैं। पौधा में तो ऊतक था, जाइलम ऊतक था जो जल को ले जाता था, भोजन को फ्लेम ऊतक ले जाता था,
लेकिन हे में ले जाने के लिए क्या है भाई, तो येहू में बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे रोड हैं, इनके पाइप वाला काम है ये पाइप के द्वारा जाता है, पानी हो चाहे कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए अब इनके द्वारा हृदय तक लाया जाएगा। अब भाई हृदय तक आएगी, खींच के पूरा लाया हृदय तक, और हृदय के पास आएगी तो फिर हृदय किधर भेजेगा, आप जानबे करते हैं। तो अंततः में फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये अशुद्ध रक्त फेफड़े तक पहुंचा दी जाती है। बात तो हुआ ना, हृदय पहले शुद्ध ले गया, फिर मिला जुला करके अपने पास खींच लिया, और खींच के कहा है फेफड़ा है सुनो है फिर से शुद्ध करो। फेफड़ा कहता है क्या सर आप भी ना हमको खाली ये सब कमें देते हैं। तो कहता है कि तुम्हारे काम मतलब तुम्हारा काम ही क्या है, फेफड़ा तुम क्यों यहाँ पर हो, साफ सुथरा करो। लेकिन आज के ज़माने में यंग जनरेशन क्या कर रहा है, फेफड़ा को कह रहा है कि लो, ऊपर से उसको धुआं भी दे रहा है, लो सिगरेट अगर स्मोक करने लग रहा है। जब फेफड़ा के पास धुआं जा रहा है तो फेफड़ा कह रहा है कि बताओ भाई कब हम काम संभालें, एगो तो बेचारा हृदय हमको दे रहा है रक्त के ये सब काम धाम देखो, और ऊपर से एगो तुम लोग बाहर से हमको धुआं दे रहे हो। अब बेचारा हृदय की ये काम और बाहरी ये धुआं के काम से फेफड़ा हो जा रहा है परेशान, तंग हो जाएगा ना। असली में जो बनावट दी गई थी उसकी, असली में जो उसका कहानी था वो खून के लिए था। लेकिन हम लोग ये यंग जनरेशन, ये जो लोग होते हैं महान लोग, ये लोग खूब अपना फेफड़े को दे रहे हैं, लो धुआं छानो। अब बेचारा फेफड़ा करा कि देखो तुम लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, मेरा काम था खून के लेकर, तुम लोग हमको धुआं दे रहे हो। और इसी तरह धीरे धीरे फेफड़ा खराब होने लग रहा है, और एक दिन खत्म हो जाएगा, तो फिर रक्त वाला काम नहीं संभालेगा, तो धीरे धीरे शरीर भी अब चली जाएगी। तो ये है कुछ हमारी आंतरिक क्रियाएं। बेचारा फेफड़ा रो रहा है लेकिन कोई सुन कहाँ रहा है, उसको तो बाहरी बनावट लग रहा है कि वाह वो दोस्तों के बीच लोगों के बीच हीरो बन रहा है, ऐसे एकदम धुआं उड़ा रहा है। और ऐसे एटीट्यूड के साथ, एटीट्यूड भी दो तरह से होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। लेकिन उसके मन में आ रहा है कि हमारा ये सही बात है, लेकिन हमारे शरीर के लिए वो नकारात्मक उसका एटीट्यूड है। वो बाहर के लोगों के तरफ ऐसे हम ही हैं हीरो, हम ही हैं दबंग। तो भैया तुम तो बाहरी कह रहे हो, लेकिन अंदर वाला कह रहा है कि गोल हो रहा है, तुम्हारा कहानी खत्म हो रहा है। तो बाहरी बनावट के लिए क्यों इतना हम लोग तड़प रहे हैं, क्यों ना हम लोग अपना अच्छा कर्म करें, इतना मेहनत करें कि लोग खुद कहें। यानी हीरो वे नहीं होता, हीरो वे नहीं होता जो खुद से कहता है। हीरो तो उसको कहा जाता है ना जब लोग उसको कहने लगे कि तुम ही वाकई हीरो हो। तो इसीलिए खुद से कह करके कब तक अपने को हम मूर्ख बनाएंगे। जिस दिन बाहरी लोग कहने लगे कि वाकई भाई इसमें है दम, यही असली हीरो है, तब लगने लगेगा कि हाँ असली में हम हैं। नहीं तो अपने से कह के झूठ के मूर्खता में रखेंगे। एक दिन असलियत सामने आएगी तो पता चला कि खोखला हो गया, ये शरीर खत्म हो जाएगा। तो चलिए इतना हमने आपका समय लिया, क्या करें, आज के ये ज़माने में कहना भी उचित था। नहीं तो आप कहेंगे ना कि सर आप बताए नहीं हम लोगों को, क्योंकि आप लोग को भी तो कहानी उधर ही बढ़ने वाली है। तो कभी जब आपके सामने ऐसा समस्या आए या जब आप उधर कदम रखें तो एक बार सोच लीजिएगा ना फेफड़ा के बारे में। और करा कि जहाँ इसका शुद्धिकरण होता है, अब फेफड़ा के काम में है शुद्धिकरण, और इस प्रकार हृदय की क्रिया विधि चलती रहती है, क्योंकि भाई ये रुकने वाली तो है नहीं। जिस दिन रुक जाएगी उस दिन मनुष्य ही गए, ये शरीर ही खत्म हो जाएगा। तो जब तक मानव शरीर जिंदा रहता है तब तक ये कहानी क्या होती है, चलती रहती है। रक्त वाहिनियाँ, या अंग्रेजी में कहें तो इसे क्या कह सकते हैं, ब्लड वेसल्स। थोड़ा नाम देखिए, उच्चारण है, अलग अलग व्यक्ति का प्रोनाउंसिएशन है, मेरा ऐसा उच्चारण है तो हो जा रहा है। तो क्या है इसका नाम, हिंदी में ही बोला जाए, थोड़ा अजीब है ना, रक्त वाहिनियाँ। ऐसे लग रहा है कि रक्त को ये वहन कर रहा है, ये पहुँचा रहा है कहीं, समझ में आ रहा है। जैसे परिवहन, बस निगम, कहीं कहीं लिखा रहता है फलाना परिवहन, ये पहुंचाने की बात हो रहा है। तो यहाँ वहन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये रक्त को ले जाने के लिए कोई वाहिनियाँ होंगी, बहनियाँ नहीं, ये तो बहन तो घर के हो जाएंगी, बहनियाँ नहीं, वाहनियाँ होंगी। ये वाहन जैसा कोई होगा और रक्त को ले जाएगा केवल। पहले हम लोग सुनते थे ना कि ये मालगाड़ी है, ये कोयला ढोती है,
तो आज हम लोग क्या सुन रहे हैं, रक्त वाहिनियाँ, रक्त को ढोने वाले भी कोई वाहन होते हैं। ये कौन है भाई, आज इनके क्लास में देख ही लिया जाए कौन है, कहाँ छुपे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा इनका एक छोटा परिभाषा बनाएं, छोटा मतलब ही ना कि एक शब्द का, एक वाक्य का। क्या कह रहे जी, रक्त परिसंचरण तंत्र का वह भाग, क्योंकि ये भी रक्त वाहिनियाँ जो है ये हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र के ही तो भाग है। इसके कुल कितने भाग हम लोग पढ़े थे, 3 भाग थे ना, 3 भाग में ही ये शामिल है। पहला हम लोग पढ़े थे रक्त, फिर मानव हृदय, और तब इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र का वह भाग जो हृदय से, ध्यान रखिएगा कहाँ से, हृदय से रक्त को पूरे शरीर में, कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, हमारा जो ये दिल है, जो हार्ट है, यहाँ से, जो हम लोग बोलते हैं हार्ट से कहानी हमारी बढ़ रही है। तो यहाँ से ये पूरे शरीर में पहुँचाने और वापस भी तो लेके आएंगी ना, ऐसा थोड़ा है कि छोड़ करके चली आएंगी, कहें कि अब वही जो रहा ना जीवन भर, टाटा बाय बाय, अब तुमको खून भाई नहीं लेके आएंगे, तो हो जाएगा ना कहानी गोल। तो वहाँ पहुँचाएंगी और वापस लाएंगी, और लाने के लिए तो कुछ कार्य करते हैं ना, तो उन्हें ही हम कहते हैं रक्त वाहिनियाँ। समझ में आ रही है क्या? रक्त वाहिनियाँ किसकी भाग है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की। ये काम क्या करती हैं, तो हृदय से लेंगी अच्छा खासा रक्त और ले जाके पूरे शरीर को कहेंगी खाओ भाई, जितने कोशिका लोग मजा से एकदम एंजॉय करो, आ गए हैं ना हम, टेंशन मत लो। फिर जब कहेगा कि हाँ तब पेट उठ भर गया तुम लोग का, हाँ अब चलो खाली करो ये सब जो भी है, अब बिना बर्तन वर्तन तो दे दो हमको, और ये लेके चल देगा। और यही काम इसका जीवन भर का है, जब तक जिंदा है हम लोग शरीर तब तक ये काम धाम करती रहेगी। तो इस तरीक़ा से इनका एक छोटा सा परिचय देखें। और ये रक्त वाहिनियाँ जो है एक नली नुमा रचना होती है। इन ये पाइप जैसा है ना, इसके अंदर खाली जगह है आने जाने का, नली नुमा, समझ रहे हैं ना। रक्त वाहिनियाँ की जो रचना होती है वो कैसी होती है, तो ये एक नली नुमा रचना, इसमें मतलब पाइप जैसा रहता है, और जो शरीर में रक्त परिवहन तंत्र बनाती है, ये जो है परिवहन तंत्र बनाएगी रक्त को भेजने के लिए जहाँ तहाँ से। क्लियर बातें? नली नुमा रचना भी समझ गए, पाइप जैसा इसकी रचना होती है। पूरा बड़ा पाइप जैसा नहीं दिखेगा, ये एकदम कम डायमीटर वाला होगा, उनका जो होल होगा बहुत कम होगा। तो यहाँ तक समझें, और एक चित्र देख लेते हैं कि ये होती कैसी है। तो आप यहाँ देखिए, आप इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये हमारा हृदय है, और इसके बाद ये जो निकला है ना, ये ऐसे ऐसे जो निकला हुआ है बहुत सारा, ये देख रहे हैं ना, यही में कुछ ऐसे हैं, कुछ इस तरीक़ा से, कुछ बहुत सारे पतले पतले निकले हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं रक्त वाहिनियाँ का ही ये सारे सिस्टम है। इनके अंदर भी अब अलग अलग डिवाइडेड होंगे कि कौन कौन रक्त वाहिनियाँ हैं। तो रक्त वाहिनियाँ का जब डिवाइड किया जाएगा तो ये 3 हिस्सा में बढ़ती है। ये जो रक्त वाहिनियाँ हैं जब इनको बंटवारा करेंगे तो ये कहती हैं कि देखिए भैया, हम लोग को 3 हिस्सा में बांट दीजिए और तीनों लोगों का काम अलग अलग दे दीजिए, हम झंझट नहीं चाहते हैं। ये कौन कह रहा है? रक्त वाहिनियाँ की कहानी है। तो आइए इनकी बंटवारा भी कर लेते हैं भाई। जब ये लोग का एक ही में बनता ही नहीं है, एक ही शरीर में रह के नहीं बनता है, तो कर दीजिए बंटवारा, क्या झगड़ा लड़ाई कराना है। देखिए, रक्त वाहिनियाँ के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो रक्त वाहिनियाँ के प्रकार 3, समझ में आ रहा है क्या? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, और ये हैं हमारी एक धमनियाँ, एक हैं शिराएँ और एक हैं केशिकाएँ। तीनों का नाम क्या है? धमनियाँ, शिराएँ, केशिकाएँ। ये प्लुरल नाम है, आप ऐसे भी कह सकते हैं धमनी, शिरा, केशिका। अंग्रेजी में नाम थोड़ा अजीब है, इसको बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। समझ में आया? आर्ट समझते हैं ना, आर्ट, तो उसी तरह आर्टरी। प्लुरल है तो आप एस जोड़ देंगे तो आर्टरीज, ठीक है। ये है वेन, ये क्या है? वेन, अगर एस जोड़ते हैं तो वेन्स हो जाएगा। और ये है केशिकाएँ, कैपिलरी। क्या नाम है इसका? कैपिलरी। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कैप बोलते हैं ना, कैपिलरी, और एस जोड़ना है तो कैपिलरीज। भाई इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, कैपिलरीज, ऐसे लग रहा है ना।
कैपिलरी, हाँ कैपिलरी बढ़िया लग रहा है, नहीं ठीक है, कैपिलरी कहें या कैपिलरीज कहें, देखिए उच्चारण में बहुत खतरनाक है। आप जैसे भी इसका उच्चारण करें ये तो आप लोग की महानता है, हमारा जैसे उच्चारण हो रहा है हम तो कर दे रहे हैं। अब गलती है कि सही है ये तो आप लोग रिसर्च करके बताएंगे, हमको जहाँ तक उच्चारण को लगा हमने बोल दिया। हाँ हिंदी में याद रखा जाए क्योंकि हम लोग का मुख्य तो कहानी हिंदी पर ही है। ये थोड़ा बाय द वे बायो की पढ़ाई होगी तो बड़े लेवल तक बायो ज़्यादातर अंग्रेजी में होता है, इसीलिए इस बात पर जोर दे रहा है ना। तो हिंदी याद रखिए, धमनियाँ, शिराएँ, केशिकाएँ, कितना मस्त नाम है। चलिए अगर हम इसको चित्र के द्वारा देखें कि कैसे सर समझेंगे, इस चित्र को अगर देखा जाए तो ये बड़ा भयंकर इसका छवि आ रहा है ना, एकदम पूरे शरीर में फैला हुआ दिख रहा है, एकदम जाल की तरह, इंटरनेट की तरह एकदम फैला हुआ है। सही में ये तो है ही ऐसा सिस्टम, हमारे बॉडी के अंदर पतले पतले जो तार बिछे हुए हैं, नहीं कहते हैं कि बहुत सारे तार हैं, अनगिनत संख्या में है, तो यही है वो, इसी के अंदर तीनों लोग छुपे हुए हैं। पहचानने का ट्रिक बता दें चित्र देखकर, तो जो रेड वाला इसमें है ना, रेड वाला, जो रेड वाला है वो क्या है, धमनियाँ है, मोटा मोटा, जो मोटा मोटा पाइप है उसको पहचानने की बात हो रही है। उसके बाद जो नीला कलर वाला है, नीला कलर वाला है वो क्या है, शिराएँ हैं, और बहुत पतला, बहुत महीन केशिकाएँ, केस मतलब क्या होता है, बाल, तो उतना पतला अगर है इसमें दिखेगा, अभी तो दूर से देख रहे हैं हम लोग, जब गहराई से देखेंगे इधर तो बहुत सारे पतले पतले निकलेंगे, ऐसा थोड़े है, तो वो हो जाएंगे क्या, केशिकाएँ, बहुत पतली होती हैं। अब बारी बारी से इनकी पढ़ाई है, पहचानने का ट्रिक समझ में आया। जो रेड वाला है मोटा पाइप वो हमारा धमनी, बाकी नीला पाइप उसी जैसा आकार में कुछ कुछ रहेगा, थोड़ा बहुत मतलब ये थोड़ा हल्का पतला रहेगा उसके अपेक्षा, तो वो हो जाएगा शिराएँ। और जो सबसे पतला होगा, पतलू से भी पतलू, मोटू को तो छोड़ दीजिए वो तो है ही, तो सबसे पतला होगा तो वो केशिकाएँ होंगी। और आइए इनको बारी बारी से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहली अगर पढ़ाई की जाए तो किसका करना चाहिए बताइए। रक्तवाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। नाम क्या क्या आया इसमें, तो एक का नाम आ गया एक का नाम आया धमनी, दूसरा का नाम आया शिरा, और एक का नाम आ गया केशिका। प्लुरल के रूप में बोलते हैं तो मज़ा आता है, धमनियाँ, शिराएँ, केशिकाएँ, मन नहीं किया तो कभी कभी गाना भी गाएं। समझ में आ रहा है क्या, गाना देखिए सॉन्ग का भी संबंध हमारे जीवन में होना चाहिए। जिसके जीवन में सॉन्ग नहीं है तो भाई माँ सरस्वती भी कहेंगी क्या ये बंदा है, हम खुद ही अपने हाथ में बीड़ा उड़ा लेके एकदम तैयार हैं, ये तो पत्थर दिल वाला इंसान है। तो समझ लीजिए सॉन्ग का इशारा है, इशारा करने वाले को इशारा कर लिया मैंने, बस भरोसा था तुम्हारा, भरोसा कर लिया मैंने। तो ये एक छोटा सा संकेत रहा कि भाई इशारा नहीं करना है, अब कहानी को आगे बढ़ाना है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं धमनियाँ। और ये क्या कह रहा है जी, सबसे ज़्यादा जरूरी है इसके बातों को समझना, ये करता क्या है। तो कह रहा है कि हृदय जो है ना, ये रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। घबराया, बात घबरा गया ना मेरे को। धमनियाँ की हम बात करने जा रहे हैं तो हम हृदय पर ही अपना पूरा जो गोल्स है, जो ताकत है, हृदय को ही लगा दिए। भाई साहब थोड़ा बढ़िया से इसे बोलना होगा, मिस्टेक लग रहा है हमको। धमनियाँ का काम क्या है कि ये हृदय से, कहाँ से, हृदय से रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाती है। अब समझ में आया, धमनियाँ का काम होता है कि हृदय से रक्त को उठाएगा और जितने शरीर के अंग हैं, उंगली, मुंह, नाक, कान, ये सब के पास एकदम पार्सल करेगा, डिलीवरी करने के लिए ले जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक। अगला पॉइंट है कि इनमें रक्त का जो पहुंचाव होता है, जो रक्त इसमें चलता है ना, ये बहुत ही हाई प्रेशर पे जाता है। मान लीजिए इस उंगली तक रक्त को लाना है, कहाँ से, हृदय से उठा करके, तो यहाँ से प्रेशर एकदम खूब दबाव देगा एकदम,
जैसे पाइप लगा करके ये टायर वायर में नहीं भरते हैं हवा, साइकिलों में एकदम प्रेशर दे लो जाओ ठूस ठूस के भरते हैं एकदम उसमें। तो उसी तरह से जब इसमें जाता होगा, हम लोग तो नस कहते हैं, खाली घरेलू भाषा में नस कह देते हैं। ये सब पढ़ाई है। रक्त वाहिनियाँ जो बात हो रही है, नस हम लोग क्या होता है ना, कहीं ना कहते मोटा नस है, पतला नस, एकदम मही नस है। तो भाई साहब सबको तो नस ही कह देते हैं, लेकिन सब नस ही है, नाम उसकी अलग अलग है पढ़ाई में। क्लियर? ठीक है। तो इनमें जो धमनियाँ हैं, ये लग रहा है मोहनिया के भाई बहन का नाम धमनिया है। तो इनमें रक्त की जो प्रवाह होती है, रक्त जो पहुंचता है एकदम हाई प्रेशर पे जाता है। ये ध्यान रखना है। क्यों सर हाई प्रेशर पे जाता है? अब आप ही बताएं कि हृदय से उठा करके इस उंगली तक पहुंचाना होगा, पैर के उंगली तक पहुंचाना है, तो वहां तक ऐसे धीरे धीरे ले लो, जाओ जाओ, धीरे धीरे जाएगा वो, कबो नहीं ना जाएगा। अगर उसे दबाव दें, कहेगा रुको रुको रुको, जा रहे हैं, रुको, काहे हमको परेशान कर रहे हो। तो अब इनकी दीवारें जो होती हैं बहुत मोटी होती हैं और लचीली भी होती हैं। पहचानना है अगर धमनी का, तो दीवार क्या होता है, मोटा एकदम पाइप होता है। जो सबसे मोटा नस होगा ना, वो समझिए कि धमनी ही है। और इनकी दीवारें भी लचिक, भाई नस है तो लचकेगी नहीं, तो फिर पता चलेगा कि सट जाएगा ये कहीं में, तो फिर खून नहीं जा पाएगा, तो मर जाएगा वो शरीर का अंग मरने का मतलब हम लोग भी। धमनियाँ मुख्य रूप से शुद्ध रक्त को ले जाती है। ये VVI पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी है। धमनियाँ कैसे रक्त को ले जाती हैं? शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करती हैं? तो यह है धमनियाँ। लेकिन सारे धमनियाँ में तो कहीं ना कहीं अपवाद तो दुनिया में ही देखने को मिलता है। हर काम में कोई ना कोई अपवाद है, तो यहाँ शरीर के अंदर भी अपवादी एक्सेप्शन के नहू नहीं छोड़ने वाला है। क्या कह रहे हैं जी अपवादी में? अपवाद में एगो है, कह रहा है कि हम भी भाई, इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। ये बड़ी फुसफुसाता है, बड़ी कान भरवाता है एक दूसरे से, दूसरे जाके शरीर के अंदर कहीं कहीं कान भरने लगता है फुसफुसाने। तो भाई सब धमनी कहते हैं कि रुको, तुमको अपवादी छांट दिए हैं। तुम क्या करते हो कि अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा तक ले जाते हो। ध्यान रखिएगा, धमनी के अंदर एगो अपवादी पैदा ले लिया, ये जिसका नाम बना था क्या, फुफ्फुस धमनी। धमनी के अंदर कौन अपवाद में जन्म लिया है? फुफ्फुस धमनी। ये क्या करता है भाई? ये अपवादी करता है। ये कैसे रक्त को ले जाता है? अशुद्ध रक्त को ले जाता है। कहाँ से कहाँ ले जाता है? तो हृदय से फेफड़ा तक। अगर ये ना ले जाए तो क्या सर? इसका भी रहना जरूरी है। इस पूरे संसार में कोई ना कोई मतलब ऐसा इंसान रहेगा, तभी तो बाकी के लोगों को समझ में आए कि फलाना सही नहीं है। अगर 100% सब कोई सही हो जाएगा तो दुनिया एकदम बेचैन हो जाएंगे लोग, सब के सब सही, अरे बाप रे सब हरिश्चंद्र हो गए, कैसे दुनिया चलेगी। कुछ भगवान बुद्ध ने भी इस बात को कहे हैं कि बुराइयां होनी चाहिए हमारे जीवन में। खुद के भी कहे हैं कि इंसान के अंदर बुराइयां होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बुराइयां रहेंगी तभी तो इंसान की अच्छाइयां उस पर जीत हासिल करेगी, तभी तो इंसान अच्छा बनना चाहेगा। अगर 100% अच्छा ही रहेगा तो उसको तो अहंकार हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, अपने आप को भगवान मानने लगेगा। इसीलिए इंसान के अंदर थोड़ी बहुत बुराइयां होनी चाहिए और वो उस पर जीत हासिल करने के लिए मेहनत करे, उसके बारे में सोचे कि ये मेरा गलती है, इसको हम सुधारेंगे, इसको ठीक करेंगे, ये बात है। तो यहाँ भी कुछ अपवाद देखने को मिल गया। हम जानते हैं कि धमनियाँ शुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन अपवाद में एगो फुफ्फुस धमनी है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है। और कहाँ से? हृदय से फेफड़ा तक, ताकि फेफड़ा के पास में शुद्धिकरण हो जाए। ठीक है ना? चलिए, तो इतनी जानकारी हम लोगों ने किया। आप लोगों को उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए, इसमें से जो रेड वाला है आप देख लीजिए, इसको हाईलाइट करते हैं। ये देख रहे हैं रेड वाला जो है ऐसे कुछ गया है, इधर गया है, कुछ ये इधर गया है। तो रेड वाला अपने आप में क्या है? धमनियाँ हैं। ये कहाँ कनेक्शन हुआ है? तो यहाँ ये सबका कनेक्शन है जो हृदय में है। तो जैसे जैसे उसकी पढ़ाई किए वैसे वैसे इसका भैया है जिसका नाम है शिराएँ। ये भी कुछ वैसे ही है, लेकिन काम थोड़ा सा अलग है और पहचान भी इसकी अलग है। क्योंकि हीरा के जो दो अपरूप होते हैं, हीरा कह रहे कार्बन के जो दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट,
तो दोनों उत्पन्न हुए हैं एक ही जगह से, लेकिन दोनों की पहचान संसार में अलग अलग हो गई है। हेजी भी देख लीजिए, ये शरीर के अंगों से रक्त को वापस हृदय तक ले आती हैं, चाहे ले जाती हैं। वो क्या कहता था, हृदय से अंग तक ले जाता था, आई क्या कह रहा है कि अब ले आओ होने से टांग के, अब पूरे हाथ से, उंगली से, मुंह नाक से जितने भी खून हैं इनको अब कहे कि ले चलो हृदय के पास में। और इनमें रक्त का जो दबाव है वो बहुत कम, लो प्रेशर पे। ले आते समय ज़्यादा इसको टेंशन नहीं है, ले आते समय कहता है आओ चलो संग ही चलते हैं। किसी व्यक्ति को घर पे लाना है तो वो तो एकदम मस्त तरीके से अपना ही ना घर है, दोस्तों है ना तुम लोग, भगाना होगा तो बड़ी दिमाग पे टेंशन है, कैसे घर से इसको भगाएं, कहा कहें कि हमारा घर छोड़ के जाए, हाथना दिन से रह रहा है घर पे, समझ में आ रहा है ना। भगाना होगा तो खूब दिमाग पे प्रेशर जाएगा, लाना तो है घर ही ना चलना है, दोस्ते ना तो मेरा, चलो मस्त रहना। तो ध्यान रखिए जब लेके आना होगा उन्हें से शरीर के अंगों से हृदय तक, तो ये ज़्यादा दबाव नहीं सहेगा, कम पे चल जाएगा। इनकी दीवारें तो पतली होंगी ना उसके अपेक्षा, और इनमें वाल्व लगे होते हैं। वाल्व समझते हैं, ऐसे ऐसे कुछ वाल्व रहते हैं रिंग टाइप के, ताकि ये जो है दबे नहीं। अगर उन्हें से खून आ रहा है दब जाए, अगर दब गया तो खूनवा वहीं रुक जाएगा, हृदय बेचारा छटपटा के लगेगा एकदम तबाह कि खून लाओ खून लाओ। और उन्हें पता चला कि नसबे दबा गया है। अब जब दबा गया है तो अब क्या, अब बेचारा हृदय तड़फड़ा के एकदम लग जाएगा कि खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, ताकि लिखा भी है ताकि रक्त का वापस न लौटना। ध्यान रखिए इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनमें वाल्व होते हैं ताकि रक्त का वापस न लौटना। मतलब थोड़ा ये बात बड़ा अजीब लग रहा है हमको। ले आने की बात कह रहा है, लेके तो आएगा, इसमें वाल्व हैं, अगर नहीं रहते तो ये चल जाता वापस ना फिर से उहे रक्तवा। समझ में नहीं आ रहा है, हम फिर से समझाना चाहेंगे। जब उधर से टांग के ले आ रहा था अंग से, अगर ये वाल्व न होता तो ये बीच ही में छूट जाता, क्योंकि एकदम धीरे धीरे टांग के ला रहा है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर तो है नहीं। अगर छूट जाएगा तो वो नहीं ना रह जाएगा, वापस ना लौट जाएगा। और वापस लौट जाएगा तो शुद्ध कहाँ से होगा वो रक्त तो शुद्ध नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा बात को एक बार और समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सोच सोच के डरा गए होंगे। कह रहे हैं ये वाल्व लगे होते हैं, ये तो हम भी समझ रहे हैं। चलिए हम अपने शरीर पर समझाते हैं ताकि अच्छा लगे हमको। इस यहाँ समझिए, उंगली से खून को ले जाना है हृदय भी, तो जब हमारे हृदय के तरफ आएगा 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 इधर, और बीच बीच में वाल्व लगे होते हैं, किसमें, शिराएं में। अगर लेके आइए रहता है बीच ही में प्रेशर इसका यही तरह कम है, लो है, अगर कहीं नहीं रहता रिंग और छूट जाएगा खून ले आने की प्रक्रिया, तो फिर वही जो ना चल जाएगा, वो नहीं ना चल जाएगा। और उन्हीं जब चल जाएगा तो खून तो शुद्ध हुआ नहीं, और नहीं हुआ तो अशुद्ध खून जब जाएगा हाथ के पास, उंगली के पास, शरीर के पास, तो ये लोग तो कहानी सबका खत्म होने लगेंगे। इसीलिए कह रहा है कि ताकि रक्त जो है ये वापस न लौट के अंग के पास चला जाए। वो कहाँ लेके जाना है, क्या हाल है, हृदय तक ले जाना है। तो ये वाल्व लोग ना मदद करते हैं। अब समझे ना, थोड़ा खतरनाक हो गया था बात, हम महसूस कर रहे हैं आप लोगों के दुख को, आप लोग के आंतरिक भावनाओं को हम समझ रहे हैं प्रभु, आप लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं। शिराएं मुख्य रूप से अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि जब पहिलका वाला शुद्ध किया तो ये अशुद्ध करेगा। लेकिन येहू में एगो अपवाद पैदा ले लिया। इसमें कौन अपवाद ले लिया, तो फुफ्फुस सीरा, देखिए ना वहाँ नाम था फुफ्फुस धमनी, यो फुसफुसाने वाला सीरा आ गया। ई क्या कहता है, शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय भी ले जाता है। शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय भी ले जाता है, उसी के उल्टा काम है। हम लोग अंतर भी पढ़ेंगे तो कुछ बात लिखेंगे ना दोनों में। और अंतिम, अंत भला तो सब भला, ये तो हम लोग का एक कहावत भी है ना। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि ये धमनी और शिराओं को जोड़ती हैं, इतनी पतली हैं कि उनके ये ज्वाइंट पर मिलेंगी, जहाँ दोनों जुड़ते हैं ना वो ये पतला पतला दिखेगा। साथ में इनकी दीवारें बहुत पतली, एक बाल, एक केस के समान होता है, इसीलिए इनका नाम भी बना होगा केशिकाएं, नहीं बना होगा ना। इनका नाम केशिकाएं क्यों बना, क्योंकि इतनी पतली, एक बाल, एक केस की तरह होती हैं, इसीलिए इनका नाम ये बन गया।
और इनकी दीवारें पतली होती हैं, इनमें वाल्व होते हैं ताकि रक्त वापस न लौटे। ये हमारा मिस्टेक है इसका, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है। हाँ, ये पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली होती हैं, ये ज़्यादा इनकी ही संख्या बहुत देखने को मिलेगी। हमारे पूरे बॉडी में कोशिकाएं पतली 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 बहुत रहेंगी। अब बाकी हो जो धमनी वो तो मोटा मोटा है, वो तो मेन है ना, मेन तार है। अब बताइए जो पोल से तार आ रहा है तो उसकी संख्या तो कम है, वो तो भाई फिर बोर्ड में आया तो थोड़ा सा कुछ संख्या बढ़ा, और जब पूरे पंखा के तार, बल्ब के तार, दुनिया जहान सब जाएगा जब बोर्ड के पास, तो पता चला वहाँ ढेर हो गया। तो ढेर कौन दिखा? यही दिखा। अब मेन तार है तो अरे वो तो पहचानिए में आ रहा है, ना मेन है। तो उसी तरह से हमारे पूरे बॉडी में ये जाल की तरह फैली होती है, इनकी तो संख्या बहुत अधिक है, अनगिनत है। तो इस तरीक़े से हमें उम्मीद है कि आपको ये आज की क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब तो काफ़ी ही कह सकते हैं, हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत दुख होगा आंतरिक। एक बार पुनः इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। जितना हमको ज्ञान था उतना समझाए। अगर दिक्कत होगा तो भाई कमेंट करिएगा, फिर से इस पर कुछ नया आइडिया लगाएंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं आने वाले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।